नमस्कार, प्रणाम। मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के किसान चौपाल में, जो हम मध्य प्रदेश के जबलपुर में लगा रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद है मूंग व उद्यानिकी फसल प्रबंधन एवं आधुनिक कृषि तकनीक पर हम जो है वो चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम हम जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार कृषि महाविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में लगा रहे हैं। और ये कार्यक्रम हम मध्य प्रदेश कृषि विभाग, आत्मा कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर, आडिया फाउंडेशन और CNHI यानी कि न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सहयोग से कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में आप यहाँ से कुछ उपयुक्त जानकारी लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी यहाँ पे मौजूद हमारे सभी किसान भाई बहनों का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और अब हम स्वागत करते हैं हमारे यहाँ पे आए एक्सपर्ट्स का। तो सबसे पहले हमारे बीच है डॉक्टर अनीता बब्बर मैम, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम हैं इस कॉलेज की मैडम डीन हैं। कई सारे बच्चों का भविष्य जो है वो मैडम के हाथ में है। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन टीवी के किसान चौपाल में। हमारे बीच हैं श्री रवि अमरवंशी सर, ADA जबलपुर मध्य प्रदेश से। सर आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे बीच हैं डॉक्टर AK सिंह सर, साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर से। सर आपका भी स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अक्षिता तोमर मैम, साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर से। मैम आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे बीच हैं गौरव मिश्रा जी, टेरिटरी मैनेजर CNH इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर से। सर आपका भी स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर इंदिरा त्रिपाठी मैम है, SDO एग्री पाटन से जबलपुर से। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर SK निगम सर, डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड PD आत्मा जबलपुर मध्य प्रदेश। सर का स्वागत करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में। और हमारे बीच जो हैं वो डॉक्टर SP अग्रवाल सर हैं, एग्रोनॉमिस्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जबलपुर से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप लोगों को बता दूं कि आज के कार्यक्रम में हम मूंग और उद्यानिकी फसल प्रबंधन और आधुनिक कृषि तकनीक पर चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो भी किसान हमारे मौजूद हैं और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो दूसरे जगह के लोग या दूसरे किसान जो इसी जिले के देखेंगे, उनके लिए ये जानकारी है। और अलग अलग एक्सपर्ट्स आपका कुछ समय लेंगे और कुछ समय में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको जानकारी देंगे। आपको हमारे सभी स्पीकर्स को गौर से सुनना है। उनके बोलने के बाद वो आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपको हाथ खड़ा करना है, आपके पास माइक पहुंचेगा और जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और जब हम खेती की बात करते हैं तो मृदा जांच जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी का स्वास्थ्य रहना, जितना हमें स्वास्थ्य रहना ज़रूरी है काम करने के लिए, उतना ही मिट्टी का स्वास्थ्य रहना ज़रूरी है। तो हमारे बीच जो हैं वो डॉक्टर AK सिंह सर हैं, साइंटिस्ट कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर से। ये आपको बताने वाले हैं मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है और न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र जो मैनेजमेंट है मूंग में, उसके बारे में बताने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अनीता बब्बर मैडम, रवि अमरवंशी साहब और आत्मा से नविता मैडम, प्रतिभा गौर मैडम, हमारे सभी वैज्ञानिक साथी एवं किसान भाइयों, मिट्टी परीक्षण क्यों जरूरी है, हमारे काफ़ी किसान भाई इस बारे में परिचित हैं, फिर भी इसकी जानकारी आपको देना आवश्यक है, क्योंकि यही एक उचित समय है जब हम मिट्टी परीक्षण के लिए नमूने ले सकते हैं और प्रयोगशाला भेज सकते हैं। रबी फसलों की कटाई के बाद मिट्टी नमूने लिए जाने चाहिए और इनका परीक्षण कराया जाना चाहिए। यही सर्वोत्तम समय होता है। इस समय मिट्टी में जो उपलब्ध पोषक तत्व होते हैं, इनकी वास्तविक मात्रा का हमें ज्ञान होता है इस समय जब हम मिट्टी परीक्षण कराते हैं। मिट्टी परीक्षण इसलिए जरूरी है कि हमारी मिट्टी में जो अनिवार्य पौध पोषक तत्व हैं, उनकी उपलब्धता क्या है, उनकी उपलब्धता कितनी मात्रा में है, और उसके आधार पे हमें उर्वरकों की जो आवश्यकता है होगी और हमारे
जैविक स्रोतों की जो आवश्यकता होगी उनका प्रबंधन करना आसान हो जाता है। साथ ही साथ किन उर्वरकों की उस क्षेत्र में खपत अधिक होने वाली है, मिट्टी परीक्षण के आधार पे जो तत्व मिट्टी में कम है उसके आधार पे कौन सी उर्वरकों की खपत अधिक होने वाली है, कौन सी उर्वरकों की खपत कम होने वाली है, ये इसके आधार पे उर्वरकों की व्यवस्था उस क्षेत्र में की जा सकती है। और हमारी फसल की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, विभिन्न पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में फसलों को उपलब्ध हों, इसके लिए मिट्टी परीक्षण आवश्यक है। आमतौर पे हम ये देखते हैं कि हमारे किसान भाई मिट्टी परीक्षण नहीं कराते और अपने हिसाब से विभिन्न फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन करते हैं और उसके कारण ढेर सारी समस्याएं आती हैं। यदि कोई पोषक तत्व, उदाहरण के लिए हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन एक प्रमुख पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है और सर्वाधिक मात्रा में लिया जाने वाला तत्व है, क्योंकि ये वानस्पतिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है किसी भी फसल में। यदि मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत कम या बहुत अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि नाइट्रोजन का सीधा सीधा संबंध ऑर्गेनिक कार्बन से है, जीवांश कार्बन से है। जीवांश कार्बन हमारे यहाँ की मिट्टियों में या तो कम मात्रा में है, बहुत कम मात्रा में है, या कुछ जगहों पे मध्यम मात्रा में है। तो जीवांश कार्बन सीधा सीधा इंडिकेटर है कि हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन कितना होगा। तो जीवांश कार्बन के आधार पे हम समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन हमारे खेत में कम होगा यदि जीवांश कार्बन की हमारे खेत में कमी है, मिट्टी में कमी है। तो यदि कम मात्रा में है तो मिट्टी में दूसरे अन्य पोषक तत्व जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन उनको नाइट्रोजन की यह कमी इन पोषक तत्वों को लेने से रोक देती है। उसमें फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जिंक है। ये सारे तत्व ऐसे हैं जो नाइट्रोजन की कमी के कारण मिट्टी में रहते हुए भी हमारी फसलें नहीं ले पाती। इसी प्रकार प्रत्येक तत्वों की यदि अनिवार्य पोषक तत्वों की बात की जाए तो अनिवार्य पोषक तत्वों में मिट्टी से लिए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो 14 तत्व होते हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रमुख पोषक तत्व हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक गौण पोषक तत्व हैं। और इसके अलावा आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन और निकेल ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये 14 पोषक तत्व मिट्टी से लिए जाते हैं। इसके अलावा 3 पोषक तत्व और हैं जो संरचनात्मक पोषक तत्व कहलाते हैं, वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तत्वों को प्रत्येक फसलों में यदि देखें तो पौधे में इनकी मात्रा लगभग 72 से 75% होती है। यानी सर्वाधिक मात्रा में लिए जाने वाले ये तत्व हैं, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से सुलभ होते हैं हवा या पानी के माध्यम से। तो इन तत्वों को इसीलिए संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार कुल 17 अनिवार्य पोषक तत्व हैं, जिसमें 14 मिट्टी से लिए जाते हैं। और जो 14 मिट्टी से लिए जाते हैं उसमें प्रायः हम ये देखते हैं मिट्टी परीक्षण के बाद कि 8 से 10 पोषक तत्वों की कमी सामान्य रूप से 90 से लेकर के 95% जो मिट्टी के नमूने हैं उनमें 8 से 10 पोषक तत्वों की कमी परिलक्षित होती है। तो ये पोषक तत्वों की कमी पोषक तत्वों का मिट्टी में असंतुलन करती है। मिट्टी में असंतुलन होता है पोषक तत्वों का। उसका कारण ये होता है कि जो पोषक तत्व कम है, अगर कोई दूसरा पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में भी है तो उस तत्व को लेने से रोक देता है। इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट इंड्यूस्ड डिफिशियंसी,
यानी एक पोषक तत्व के कारण दूसरे पोषक तत्व की कमी। और प्रायः हमारे जो किसान भाई हैं यही कार्य करते हैं कि मिट्टी परीक्षण के अलावा सारे कार्य करते हैं। एक स्कीम चली थी सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो 2015 में प्रारंभ हुई थी, अब भी चल रही है। कृषि विभाग इस स्कीम को संचालित कर रहा है और इस स्कीम के अंतर्गत हमारे भारतवर्ष के, मध्य प्रदेश के भी समस्त किसानों के सॉयल हेल्थ कार्ड मिट्टी परीक्षण के उपरांत बनाए गए। लेकिन स्थिति जब हम फील्ड में जाते हैं, हमारे किसान भाई से मुलाकात करते हैं और सॉयल हेल्थ कार्ड एक बार उनसे पूछते हैं कि जरा सॉयल हेल्थ कार्ड आप दिखाएं कि आपके खेत की स्थिति क्या है, तो वो सॉयल हेल्थ कार्ड खोजने पे भी नहीं मिलता। तो ये जागरूकता है हमारे किसान भाइयों की मिट्टी परीक्षण के प्रति और सॉयल हेल्थ कार्ड के प्रति। सॉयल हेल्थ कार्ड उसका नाम दिया गया है और हेल्थ किस चीज से निर्धारित होती है, हेल्थ का उसमें केवल एक ही एलिमेंट है, वो है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं को सूचित करता है। यदि ये तीनों दशाएं सही हैं तो निश्चित रूप से उस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन अच्छी मात्रा में होगा। और आज की स्थिति जब हम देखते हैं तो आप पेपर में डेली पढ़ रहे हैं, नरवाई जलने से आग लग गई, किसी का खलिहान बर्बाद हो गया, किसी के घर तक में आग पहुंच गई और उसके कारण ढेर सारी शासन स्तर पर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। तो नरवाई जलाने के बजाय नरवाई का यदि प्रबंधन करते और उसी खेत में उसको मिला देते, रिसाइकिल कर देते, तो शायद कुछ पोषक तत्व हमारी मिट्टी में जाते, जिन पोषक तत्वों को हम जला करके बर्बाद कर देते हैं। तो नरवाई भी जलाते हैं तो हम पोषक तत्वों को नष्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बार यदि आप अपनी खेत में आग लगाते हैं, एक बार नरवाई जलाते हैं, तो आपका खेत एक वर्ष पीछे चला जाता है। क्योंकि मिट्टी की जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, जो माइक्रोबियल बायोमास है, जो सूक्ष्म जीवों की विभिन्न लाभदायक प्रजातियां हमारी मिट्टी में उपलब्ध हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है। क्योंकि सतही तापमान आग लगाने के बाद लगभग 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जिस तापमान पे कोई भी सूक्ष्म जीव जिंदा नहीं रह सकता। तो इतने सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं कि दोबारा उस खेत में यदि आग न लगाई जाए एक वर्ष तक, तब उतने सूक्ष्म जीव वापस उतनी संख्या में उस खेत में या उस मिट्टी में हो पाते हैं। तो आग लगाने का नुकसान, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण है, ढेर सारे नुकसान हैं। तो हमें यह समझना होगा कि हमारी जो सस्य क्रियाएं हैं, जो खेती की क्रियाएं हैं, उसमें हम गलती कहाँ कहाँ करते हैं। तो हमारा ये बताने का अभिप्राय केवल यही था कि आप आग न लगा करके उस नरवाई का प्रबंधन करें, उसको रिसाइकिल करें, उसी खेत में, उसी मिट्टी में दोबारा जुताई करके मिला दें और उसके बाद उसके डिकम्पोजिशन के लिए वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से एक जैविक फार्मूलेशन उपलब्ध है हमारे विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में। ये बायोडाइजेस्टर के नाम से बनाया जाता है, बायोडाइजेस्टर 1 एंड बायोडाइजेस्टर 2। बायोडाइजेस्टर 1 और 2 दोनों दो फार्मूलेशन है, एक जीवाणु का है, एक फंजाई का है, कवक का है। इन दोनों को यदि आधा आधा लीटर ले लें और नरवाई को जुताई करके खेत में जब मिलाते हैं, उसके बाद इसकी 1 लीटर मात्रा, यानी दोनों की आधा आधा लीटर मात्रा 200 लीटर पानी के साथ खेत में छिड़क दें और 10 दिन पश्चात फिर से यही छिड़काव कर दें, तो अगली फसल के समय आने तक आपकी मिट्टी में लगभग आधे से ज्यादा जो आपकी नरवाई है उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और आपकी
शस्य क्रियाओं में, जुताई की क्रियाओं में कोई समस्या नहीं होगी। अगली फसल की तैयारी और बोनी आप समय कर सकेंगे। तो ये भी पोषक तत्व प्रबंधन का एक माध्यम है। इस माध्यम को हमें अपनाना चाहिए। जो हम नष्ट कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ पोषक तत्व, क्योंकि जो पोषक तत्व हमारी फसल के द्वारा, पौधे के द्वारा लिए जाते हैं, वो पोषक तत्व फसल के, पौधे के प्रत्येक भाग में होते हैं। केवल बीज में या फल में ही नहीं होते, प्रत्येक भाग में होते हैं। तो उनको दोबारा यदि हम रिसाइकिल करते हैं तो काफी हद तक पोषक तत्वों की लगभग 15 से 20% तक हम मुख्य पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति इस नरवाई की रिसाइकिलिंग से कर सकते हैं। तो मिट्टी परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। बिना मिट्टी परीक्षण के आप लाभदायक खेती की कल्पना नहीं कर सकते। अगर लाभदायक खेती की हम बात करते हैं तो मिट्टी परीक्षण पहला घटक है जिसको अपनाया जाना चाहिए। मिट्टी परीक्षण पहला घटक है जिसको अपनाया जाना चाहिए अगर हम लाभदायक खेती की बात करते हैं। आज की खेती में हमारे किसान भाई, इनकी लागत बढ़ती जा रही है। लागत बढ़ने का यदि सबसे प्रमुख कारण हम देखें तो मिट्टी परीक्षण के आधार पर खेती न करना है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर आप खेती करना प्रारंभ करते हैं तो आपकी 40 से 50% आदानों में कमी आएगी और उतनी ही लागत में कमी आएगी। आजकल हर फसल में हमारे किसान भाई तमाम ऐसे आदानों का उपयोग करते हैं, शायद उन आदानों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी उपयोग हो रहा है, प्रचलन में है। एक किसान भाई कर रहे हैं तो दूसरे किसान भाई भी उनकी देख करके कर रहे हैं। अरे इन्होंने किया तो हमें भी करना चाहिए, शायद इसका फायदा अधिक होगा। उसमें सबसे प्रमुख है ग्रोथ रेगुलेटर यानी फसल वर्धक। ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां किसी फसल में बार बार फूल आते हैं, बार बार फल बनते हैं। तो आपकी कृषि फसलें जितनी हैं, एक बार फूल पे आती हैं, एक बार उसमें बीज बनता है, उसमें आपको ज्यादा फूल लाने के लिए, ज्यादा बीज बनाने के लिए आपको इन ग्रोथ रेगुलेटर्स का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। सब्जियां और फल पौधे ऐसे हैं जिसमें हम ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग करें तो उनका लाभ मिलता है, लेकिन कृषि फसलों में इनका कोई लाभ नहीं। तमाम अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड की जरूरत कहां होती है? ह्यूमिक एसिड का छिड़काव लोग करते हैं अपनी फसलों में। ह्यूमिक एसिड की जरूरत कहां होती है, शायद इस बात को जानने की जरूरत है। उसके बाद यदि आप इसकी जरूरत को समझ जाएंगे कि इसका कार्य क्या है, तो आगे चल करके शायद आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग खड़ी फसल में छिड़काव के माध्यम से नहीं करेंगे। जो हमारा जीवांश कार्बन होता है उसका फिर से अपघटन होता है मिट्टी में, और मिट्टी में ह्यूमिक एसिड और ह्यूमस बनता है। मिट्टी के अंदर बनता है, बाहर नहीं। आप छिड़काव कहां कर रहे हैं? फसल में कर रहे हैं। मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस बनता है, साथ ही साथ ह्यूमिक एसिड बनता है, जो तमाम ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट करता है। तो ह्यूमिक एसिड की जरूरत कहां है? मिट्टी में है, फसल में नहीं है। और हम छिड़काव कहां कर रहे हैं? फसल में कर रहे हैं। क्या इसकी आवश्यकता है? क्या इसकी आवश्यकता है फसल में छिड़काव की? थोड़ी बहुत मात्रा में फसल के जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से वो मिट्टी में जाएगा, लेकिन वास्तविक उसकी आवश्यकता कहां थी? मिट्टी के अंदर थी, जहां पे ऑर्गेनिक कार्बन का फर्दर डिकम्पोजिशन होना था, पुनः अपघटन होना था, और वहां पे ह्यूमिक एसिड बनता। ह्यूमिक एसिड जो है ह्यूमस में ऑर्गेनिक कार्बन को कन्वर्ट करता।
तो ये सारे आदान जो हम उपयोग कर रहे हैं, इनमें से अधिकतर आदानों की उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम उपयोग किए जा रहे हैं। ये लागत बढ़ने के एक प्रमुख कारणों में से एक है। ये लागत बढ़ने की प्रमुख कारणों में से एक है। तो कई ऐसे कार्य हम करते जा रहे हैं अपनी खेती में जो हमारे लागत को दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। अब हमारे कई किसान भाई हैं, यहाँ बैठे हैं। यहाँ एक और प्रचलन है, किसी वैज्ञानिक ने कभी नहीं कहा, लेकिन वो प्रचलन है कि खड़ी फसल में डीएपी का उपयोग किया जाता है। डीएपी प्रमुख रूप से फास्फोरस प्रदायी उर्वरक है। फास्फोरस के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाती है। इसमें 46% फास्फोरस होता है और 18% नत्रजन होती है। और किसान भाइयों द्वारा जितनी भी रासायनिक खादें उपयोग की जाती हैं, उसमें सबसे महंगी खाद है। महंगी खाद इसलिए है कि ये इसका पूरा मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, और इस खाद का उपयोग हमारे किसान भाई खड़ी फसल में करते हैं। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जिसकी उपयोग क्षमता मुख्य तत्वों में यदि हम देखें तो सबसे कम है। उपयोग क्षमता यानी कितना आपने मिट्टी में डाला है, फसल आपकी कितनी लेगी, ये होती है उपयोग क्षमता। यदि हमने 1 कुंटल यानी 100 किलो डीएपी का उपयोग किसी क्षेत्र में किया है, किसी खेत में किया है, तो उसमें से 15 से 20% केवल हमारी फसल ले पाती है, शेष मिट्टी में फिक्स हो जाता है। और ये जब मिट्टी में उपयोग किया जाता है, बेसल डोज के रूप में उपयोग किया जाता है, तब ये स्थिति है। और यदि मिट्टी के ऊपर रखा हुआ है तो 0% उसकी सॉल्युबिलिटी है, यानी बिल्कुल घुलनशीलता नहीं है। पता नहीं किस बुद्धिमान व्यक्ति ने आप लोगों को सलाह दे दी कि आप खड़ी फसल में डीएपी का उपयोग करें, और आज भी करते जा रहे हैं। हमारी समझाइश के बाद भी बार हम जब भी पोषक तत्व प्रबंधन की बात करते हैं तो इस बात का जिक्र अवश्य करते हैं कि ये जो गलत प्रथा है आपके बीच में, ये बंद होनी चाहिए। और किसान भाइयों ने एक बहुत अच्छा शब्द सीखा है साहब, ये ग्रोथ बढ़ाता है। कितनी ग्रोथ बढ़ाता है आप इसी से समझ सकते हैं कि जब आपने 1 बोरी डीएपी का उपयोग एक किसी निश्चित क्षेत्र में किया है, वो 1350 या 1400 रुपए की एक बोरी आती है, उसमें 100 रुपए का नत्रजन होता है, और 100 रुपए के नत्रजन में से 35 रुपए का नत्रजन केवल हमारी फसल ले पाती है, मात्र 35 रुपए का। 35 रुपए खर्च करने 35 रुपए के नत्रजन के लिए आपने 350 रुपए पानी में झोंक दिया। और यही वास्तविक स्थिति है। अरे नत्रजन ही देना था तो यूरिया का उपयोग करना था। यूरिया इसकी मुख्य उर्वरक है, इसमें भी 46% नत्रजन होता है, इसका उपयोग करना था। ये टॉप ड्रेसिंग के लिए यानी खड़ी फसल में देने के लिए अनुशंसित है। नत्रजन ही एक ऐसा तत्व है जिसको खड़ी फसल में उपयोग कर सकते हैं। बाकी सारे तत्वों का प्रयोग बेसल डोज के रूप में होना चाहिए। लेकिन आज क्या स्थिति है, हमारे किसान भाई डीएपी भी खड़ी फसल में डालते हैं, जिंक भी खड़ी फसल में डालते हैं, सल्फर भी खड़ी फसल में डालते हैं। बोले साहब एक 5 किलो का पैकेट डाल दिया जिंक का, एक 5 किलो का पैकेट डाल दिया सल्फर का, 1 बोरी डीएपी डाल दी खड़ी फसल में। बोते समय कुछ नहीं डाला, बाद में 1 बोरी डीएपी डाल दी या 20-25 किलो डीएपी डाल दी। एक पैकेट आपने 5 किलो का या 10 किलो का 2 पैकेट सल्फर डाल दिया, 1 पैकेट आपने जिंक डाल दिया, और ये सब बर्बाद जाता है। ये सिर्फ आपकी लागत बढ़ाता है, फायदा 0 से 2% के बीच में मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये सारे तत्व जितने सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी घुलनशीलता बहुत कम है, और वो तब घुलनशील होते हैं जब वो मिट्टी के अंदर होंगे। तो हमें वो उपाय करना चाहिए कि वो मिट्टी के अंदर हो। खड़ी फसल में डालने पर तो मिट्टी के ऊपर ही रहेगा,
तो उसका क्या फायदा आपको मिल रहा है, ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि हमारी कृषि पद्धति किस रास्ते पे जा रही है, हम कहां कहां क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। शायद इन गलतियों को हम अगर चिन्हित कर लें तो हमारी लागत में काफी कुछ कमी आ जाएगी। तो मिट्टी परीक्षण के आधार पे किसान भाइयों हम पोषक तत्वों का प्रबंधन करें तो शायद हमारी लागत में काफी कमी आएगी। हम कहां कहां गलतियां कर रहे हैं हमने आपको इंगित किया है, आपको बताने का प्रयास किया है। अब मिट्टी परीक्षण के लिए नमूना कैसे लेंगे, इसका तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक तरह का यदि खेत है, एक जैसा खेत है, यानी समतल खेत है, मिट्टी का रंग एक जैसा है, ढाल एक ही प्रकार का है, तो ऐसी स्थिति में 2.5 से 3 एकड़ पर आइडियल ये है कि 2.5 एकड़ पर एक मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। अब वो एक मिट्टी का नमूना लेने के लिए हमें कितने स्थान चिन्हित करने हैं, कम से कम उस 2.5 एकड़ क्षेत्र में 12 से 15 स्थान चिन्हित करने हैं, जो पूरे क्षेत्र में, पूरे उस खेत में समान रूप से वितरित हों। जब हमने वो स्थान चिन्हित कर लिया, चिन्हित करते समय एक और बात का ध्यान रखना है कि यदि आपकी मेड़ पे कोई वृक्ष है, उसकी छाया जहां तक जा रही है वहां पे स्थान चिन्हित न करें। छायेदार स्थान से मिट्टी का नमूना नहीं लेना है। छाये में आप जानते हैं कि फसलों की बढ़वार नहीं होती, वहां पे पैदावार बहुत कम होती है। बीच में कोई मेड़ है तो मेड़ से हट करके आप जो है मिट्टी का नमूना लें। खाद का कोई गड्ढा बना रखा है खेत में तो उससे भी हट के लें, वहां पे स्थान चिन्हित न करें। सिंचाई नाली यदि कोई बीच में है, वैसे तो अब सारे लोग स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई नाली ऐसी बना रखी है तो वहां से हट के हमें मिट्टी का नमूना निकालने के लिए स्थान चिन्हित करना है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए 12 से 15 स्थान हमें चिन्हित करना है, जो समान रूप से उस 2.5 एकड़ में वितरित होना चाहिए। अब वहां पे अंग्रेजी के वी आकार का हम गड्ढा बनाते हैं और गड्ढा 6 इंच गहराई का होना चाहिए, ऊपर से चौड़ा, और वी नीचे जाके मिलेगा, और कहां मिलेगा, 6 इंच नीचे तक। तो ऐसा गड्ढा बनाने में जो आपकी मिट्टी निकली उसको खेत में ही डाल देना है, उसको नहीं उठा के हमें सैंपल के लिए रखना है, खेत में ही डाल देना है। जब ये आकृति बन गई तो वी के दोनों तरफ से 1 इंच मोटी स्लाइस हम ऊपर से नीचे तक काटते हैं, 6 इंच गहराई तक। उसको उठा करके हम रख लेंगे नमूने के लिए। ऐसा पूरे 15 स्थान से हम करेंगे, और वो नमूना हम उस मिट्टी को बारीक कूट करके महीन करेंगे। उसमें कंकड़ पत्थर लकड़ी के जो टुकड़े हैं उसको बाहर निकाल देंगे, उसको महीन कर लेंगे, और महीन करके उसकी गोल ढेरी बनाएंगे और अंग्रेजी के एक्स की लाइन खींच देंगे। तो आमने सामने के 2 भाग बाहर फेंक देंगे। बराबर बराबर 4 भाग हो जाने के बाद आमने सामने के 2 भाग की मिट्टी बाहर छोड़ देंगे। 2 भाग की मिट्टी फिर से मिलाएंगे, फिर से 4 भाग करेंगे इसी प्रकार, और 2 भाग पुनः बाहर छोड़ देंगे। ऐसा तब तक करना है जब तक आपके पास लगभग 1 किलो मिट्टी शेष न रह जाए। वो मिट्टी उठा करके आपको थैली में रखना है। कायदे से तो इसकी थैली पॉलीथीन की होनी चाहिए, 0.13 mm थिकनेस होनी चाहिए उस थैली की। 0.13 मिलीमीटर मोटाई की थैली होनी चाहिए, उसमें इस मिट्टी के नमूने को रखना चाहिए। और फिर साथ में उसके एक टैग यानी पर्ची लगाना चाहिए, सैंपल पर्ची। उसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, मिट्टी का नमूना लेने की तारीख, खसरा नंबर, खेत की पहचान, सिंचाई दशा। सिंचाई दशा 3 होती है। सामान्य तौर पे लोग सिंचित और असिंचित 2 ही की बात करते हैं, लेकिन तमाम प्रजातियां ऐसी हैं विभिन्न फसलों की जो अर्ध सिंचित भी हैं। खासकर गेहूं की बात करें तो इसमें अर्ध सिंचित प्रजातियां भी हैं। तो 3 कैटेगरी में से कौन सी लागू होती है कि आप अपने साधन से खेत की सिंचाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो असिंचित है।
कर सकते हैं तो फसल की आवश्यकता कितनी है, क्या पूरी सिंचाई देने में सक्षम है? अगर पूरी देने में सक्षम है तो सिंचित है, नहीं देने में सक्षम है अपने साधन से तो वो अर्ध सिंचित है। तो इनमें से जो लागू हो लिख दें फसल चक्र। इसके बाद अगली जानकारी फसल चक्र, कौन कौन सी फसलें आप विगत 2-3 वर्षों से उस खेत में ले रहे हैं ये जानकारी अंकित करें, और आगामी कौन सी फसल मिट्टी परीक्षण के बाद लेंगे ये सारी जानकारी अंकित करते हुए आप इसको उस प्लास्टिक की थैली के साथ बांध दें और फिर कपड़े की थैली में इस नमूने को रख करके प्रयोगशाला भेजें और इसकी जांच कराएं। तब ये नमूना आपका एक प्रतिनिधि नमूना होगा उस पूरे 2.5 एकड़ के खेत का, और आपको जो मिट्टी परीक्षण के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड मिलेगा वो पूरे खेत पे लागू होगा। होता क्या है, सामान्य तौर पे हमारे किसान भाई से जब मिट्टी परीक्षण की बात की जाती है तो एक जगह से गए और एक डेगला निकाला और उसको ऐसे ही सीधे थैली में रख दिया और उसके साथ पर्ची लगाई और प्रयोगशाला भेज दिया। जहां आपने इस तरीके का कृत्य किया तो वहां की 5 मीटर की इर्द व्यास के क्षेत्र के लिए ही वो परीक्षण लागू होगा, पूरे खेत के लिए नहीं। ये ध्यान रखिएगा। तो ये कार्य सामान्य रूप पे हमारे 90% किसान भाई करते हैं। सही तरीके से मिट्टी का नमूना लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उस सॉइल हेल्थ कार्ड की जो अनुशंसा है उसका आप आगामी समय में अनुपालन करने वाले हैं। आप वो अनुपालन करते हैं, उसके अनुसार खाद उर्वरकों का प्रबंधन करते हैं और फिर वांछित आपको उपज नहीं प्राप्त होती तो आप कहते हैं कि परीक्षण गलत है। सीधे एक ही जो है शब्द निकलता है, साहब परीक्षण गलत है। लेकिन क्या मिट्टी का नमूना लेना आपका सही तरीका था? मिट्टी का नमूना यदि सही तरीके से लिया होता, उसके बाद वांछित परिणाम न मिले, सारी स्थितियां आपके अनुकूल हों, सारा प्रबंधन आपने सही किया है और वांछित उपज आपको न मिले, तब आप कह सकते हैं कि परीक्षण में कोई खामी रह गई होगी। लेकिन सीधे तौर पे ये कहना एक जगह से नमूना लेकर के कि ये परीक्षण गलत है, पहले ये देखिए कि आप कहां गलत हैं, स्वयं को देखना होगा। एक कहावत है, एक दोहा है, बुरा खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजो अपना मुझसे बुरा न कोई। तो ये कहावत चरित्रार्थ होती है इसलिए क्योंकि गलती तो हम अपने स्तर पर कर रहे हैं और हम दोष दूसरे को दे रहे हैं। इसको हमें सोचना होगा, गंभीर रूप से विचार करना होगा। मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है ये आप समझ गए होंगे। और मूंग की फसल अब तो खड़ी, इस समय किसी की बोनी नहीं हो रही है, फिर भी मूंग की जो एनपीके की आवश्यकता है वो है 20-50-20। एनपीके 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसके लिए यदि मध्यम स्थिति में आपके खेत में एनपी और के की मात्रा है तो ऐसी स्थिति में 45 से 50 किलोग्राम डीएपी और 10 किलोग्राम पोटास का उपयोग करेंगे रासायनिक स्रोतों के माध्यम से, और 5 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर यदि आप उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और आपकी लागत में काफी कमी आएगी। आप जब मिट्टी परीक्षण के आधार पर खेती करना प्रारंभ करेंगे आप देखेंगे कि आपकी लागत में कमी आएगी। जब भी कोई आदान लेने जाएं आप पहले विचार करें कि क्या इस आदान की आवश्यकता है, आवश्यकता है तो कितनी है। नहीं मालूम तो वैज्ञानिक से पूछें, कृषि अधिकारी से पूछें। अगर आप इन कार्यों को आपने अपना लिया तो आपकी लागत में कमी आएगी। आज की जो सबसे गंभीर समस्या है कि मूंग जैसी फसल में 25,000 पर हेक्टेयर की लागत आ रही है, ये हमारी गलतियों के कारण आ रही है। मूंग जैसी फसल में 15,000 पर हेक्टेयर से अधिक लागत आनी ही नहीं चाहिए। ऐसे हर फसलों में हम कर रहे हैं। तो हमें पहले ये विचार करने की आवश्यकता है कि जो आदान हम लेने जा रहे हैं, विक्रेता की सलाह पे ले रहे हैं। समस्या ये होती है कि आप बोनी करते हैं, बोनी के बाद जब फसल आती है तो विक्रेता को आप उसका उधार चुकता करते हैं। इसलिए विक्रेता के द्वारा जो आपको आदान दिए जाते हैं वो ले आना आपकी मजबूरी होती है।
तो कृपया कैश में लाने का प्रयास करें और आवश्यकता किसकी है उसी को लाने का प्रयास करें और सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें। मिट्टी परीक्षण के आधार पे निश्चित रूप से आपकी लागत में कमी आएगी, रोगों का प्रकोप कम होगा, कीटों का प्रकोप कम होगा। क्योंकि स्वयं आप विचार करके देखें, जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम बीमार नहीं होते। जब हम अस्वस्थ होते हैं, हमारी हेल्थ थोड़ी डाउन होती है, तो तमाम प्रकार की समस्याओं से हम ग्रसित होते हैं। ये इसी प्रकार हमारी फसलों पे भी लागू होता है। इस बात पे यदि आप विचार करेंगे तो मिट्टी परीक्षण पे अवश्य जाएंगे और मिट्टी परीक्षण के आधार पे खेती करेंगे तो लाभदायक देसी खेती की दिशा में जाएंगे। बस हमारे अगले स्पीकर का टाइम हो रहा है, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने गंभीरता से जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दिया कि मिट्टी का स्वास्थ्य रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अब कितने लोगों ने गौर से सुना है, इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। सर ने जो बताया है उससे रिलेटेड एक सवाल पूछेंगे, आपको हाथ खड़ा करना है और आपके पास माइक आएगा हमारा। जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। सर जो आपने बताया उससे रिलेटेड, डीएपी में कितने प्रतिशत नत्रजन होता है? 18%। बिल्कुल सही जवाब। सर आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए सर। वो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर ने दिया मिट्टी परीक्षण से रिलेटेड और पोषक तत्वों का आप किस तरीके से जो है वो देखभाल कर सकते हैं अपने मूंग की फसल में, इससे रिलेटेड, और आगे भी आपको कैसे इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप चेंज करना है, क्रॉप साइकिल, इनके बारे में जानकारी दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चलते हैं अगले पड़ाव पे और हम बुलाते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर को, जो है मिस्टर गौरव मिश्रा जी, टेरिटरी मैनेजर CNH इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और ये आपको कुछ आधुनिक कृषि तकनीक के बारे में जो है वो बताने वाले हैं। तो प्लीज इनको जो है वो गौर से सुनिएगा, क्योंकि इनके बोलने के बाद ये भी आपसे एक सवाल पूछेंगे। नमस्कार, आप सभी किसान भाइयों का मैं गौरव कुमार मिश्रा CNH इंडस्ट्रियल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर उपस्थित सभी इस कॉलेज, इस विश्वविद्यालय के सर लोग और हमारे अन्नदाता किसान भाई, उन सभी को कोटि कोटि नमस्कार, प्रणाम। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश की 65% इकोनॉमी यानी 65% जो अर्थव्यवस्था है वो खेती पे बेस्ड है। मतलब एक बड़ा पार्ट जो है वो खेती पे ही बेस्ड है। तो यह बहुत जरूरी है कि हमें ये समझना पड़ेगा, जैसा कि हमारे पहले सर ने भी बताया, कि हम अपनी खेती को बेसिक से लेके कैसे उसको अधिक प्रोडक्टिव, अधिक उत्पादकता वाली और अधिक इफिशियंसी वाली, अधिक क्षमता वाली बनाएं। इसी कड़ी में मैं आप लोगों से साझा करूंगा कुछ अपने कंपनी की जानकारी। जो हमारा CNH इंडस्ट्रियल है वो कैसे किसानों की प्रोडक्टिविटी में, किसानों की इफिशियंसी में उसको लाभान्वित करने में मदद करता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप एक नाम देख रहे होंगे यहाँ पे, न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर इंडिया। आप लोग में से बहुत सारे लोग या तो परिचित होंगे या कुछ लोग नहीं भी परिचित होंगे इस नाम से, बट इस नाम की एक बेसिक डेफिनेशन है, एक बेसिक इमेज है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आप कोई भी नाम लेते हैं या कोई भी शब्द सोचते हैं या कुछ भी चीज बोलते हैं तो आपके कॉन्शियस माइंड में एक इमेज बनती है, एक उसकी परिकल्पना बनती है। तो न्यू हॉलैंड से जो परिचित हैं, जो न्यू हॉलैंड को जानते हैं, जो किसान भाई हैं या जो सर लोग हैं जो न्यू हॉलैंड को जानते हैं, उससे इंट्रोड्यूस्ड हैं, वो ऐसा है, ये एक विश्वास का नाम है, एक भरोसे का नाम है, जो किसानों की प्रोडक्टिविटी, किसानों की इफिशियंसी बढ़ाने में उसको मदद करता है। जैसे आप किसी चीज का नाम, हनुमान जी का नाम लेते हैं तो एक ऐसा फीलिंग आता है कि एक ऐसे देवता जो बलशाली हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, है ना। वैसे ही न्यू हॉलैंड का जब नाम आता है ना, तो किसान के मन में एक इमेज बनती है कि एक ऐसा ट्रैक्टर, एक ऐसी मशीनरी जो मेरी उत्पादकता बढ़ाता है, जो मेरे भरोसे का है, जो मेरे विश्वास का है। एक विश्वास का नाम है, एक भरोसे का नाम है।
एडवांस्ड R&D केंद्र, जिनमें शामिल है इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर, ग्लोबल R&D का एक अहम हिस्सा। CNH इंडिया के हैं 3 बेहतरीन ब्रांड्स, जिन्हें सपोर्ट करता है CNH कैपिटल, जो कस्टमर्स और डीलर्स को देता है रिटेल और होलसेल की फाइनेंशियल सेवाएं, जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स और इंटरेस्ट फ्री टर्म्स। CNH इंडिया का कंस्ट्रक्शन ब्रांड केस कंस्ट्रक्शन, जो अपने क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, और एग्रीकल्चर ब्रांड्स में शामिल है केस IH, जो भारत में मैकेनाइज्ड शुगर हार्वेस्टिंग की शुरुआत के लिए विख्यात है, और न्यू हॉलैंड, जो ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इंप्लीमेंट्स और बेलर्स की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हुई 1998 से। अपने शुरुआती दिनों से ही न्यू हॉलैंड ने भारत की फार्मिंग को बनाया है आसान और फायदेमंद। भारतीय कृषि की जरूरतें बदल रही हैं। उसी के हिसाब से न्यू हॉलैंड अपनी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर भारत में ला रहा है नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित प्रोडक्ट्स। न्यू हॉलैंड आप तक लाता है आपकी कृषि और कमर्शियल एप्लीकेशंस के मुताबिक हर सेगमेंट के ट्रैक्टर्स। भारत की जमीन भारत की ही तरह डाइवर्स है। इसका भूगोल, मिट्टी और फसल सब में बहुत भिन्नता है। न्यू हॉलैंड ये समझते हैं, तभी तो है इसके पास हर प्रकार की एग्रीकल्चरल मशीनरी। मिट्टी चाहे गीली हो, सूखी हो, नरम हो या कठोर, और फसल चाहे धान हो, गेहूं हो, गन्ना हो या कपास, न्यू हॉलैंड ऐसे हर हालात को ध्यान में रखते हुए आपके हर काम के लिए लाते हैं सर्वोत्तम प्रोडक्ट्स। कृषि के लिए भूमि तैयार करनी है या बुआई, कटाई करनी है या कटाई के बाद होने वाले कृषि कार्य, अब रहिए बेफिक्र। न्यू हॉलैंड के पास है हर समाधान। इसलिए न्यू हॉलैंड मतलब कंप्लीट फार्म मैकेनाइजेशन सॉल्यूशन। न्यू हॉलैंड अपने 500 से भी अधिक डीलर्स के साथ कस्टमर्स की हर मुश्किल को बनाते हैं आसान। तभी तो आज 5 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स न्यू हॉलैंड परिवार का अटूट हिस्सा हैं। न्यू हॉलैंड, भारतीय किसान की पहचान। तभी तो है ये हर किसान का अभिमान। तो इसी कड़ी में आगे चलते हुए मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी, फिर कंपनी के मॉडल्स के बारे में जानकारी, फिर आप कैसे इससे अपनी इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिव बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बताना चाहूंगा। CNH एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक विश्व स्तरीय कंपनी है, जिसमें C4 केस है। केस के नाम से हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आता है, रोड रोलर आता है, हाइड्रा आता है, क्रेन आता है, बैकहो लोडर आता है। केस के नाम से आपने देखा होगा जो रोड बनाने में, सड़क बनाने में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है वो हमारी केस के नाम से आती है। और न्यू हॉलैंड के नाम से हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आते हैं। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर आता है, हार्वेस्टर आता है, बेलर आता है ना। तो न्यू हॉलैंड के नाम से हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट देते हैं। टोटल इसमें 10 ब्रांड हैं, 42 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 42 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है पूरे देश में, 49 R&D सेंटर्स हैं, जिसपे हम काम करते हैं कि कौन से देश में कौन सा मॉडल या किसानों की उत्पादकता या क्षमता उस देश में कैसी बढ़ाई जाए। तो ऐसे 3 R&D सेंटर भारत में भी हैं। 170 देशों में कंपनी व्यापार करती है और 40,000 से ऊपर फुल टाइम एम्प्लॉय है इसमें, जिसमें से एक मैं भी हूं। 2 लाख करोड़ इसका रेवेन्यू है। 3 सेगमेंट विद डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। 3 सेगमेंट है हमारे। पहला कंस्ट्रक्शन है जो 16% इस कंपनी में हिस्सेदारी रखता है। दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा घटक है वो 74% है जो एग्रीकल्चर है। और तीसरा हमारा है फाइनेंशियल सर्विसेज।
ट्रैक्टर आप खरीदते हैं तो ट्रैक्टर को फाइनेंस भी कराते हैं, उसकी भी सुविधा कंपनी देती है, वो है सीएनएच कैपिटल के नाम से हम फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं। तो 3 मुख्य सेगमेंट हैं कंपनी के। अब आपको एक ट्रैक्टर दिख रहा होगा, ये न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर है। जो लोग जान रहे होंगे वो उन्होंने पहले देखा होगा, जो नहीं जान रहे होंगे तो ये 3600 ट्रैक्टर है। जो आपने अगर पुराना ट्रैक्टर देखा होगा न्यू हॉलैंड का, तो न्यू हॉलैंड पहले फोर्ड के नाम से आता था। 1995 से पहले भारत में किसी विदेशी कंपनी को व्यापार करने या मैन्युफैक्चरिंग करने की इजाजत नहीं थी। लगभग 1980 के दशक के आसपास फोर्ड कंपनी ने भारत के स्कॉट्स के कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके अपना ट्रैक्टर बनाया और भारत में बेचा। पुराने ट्रैक्टर जो आप देखते होंगे, तो जिनके पास भी ये ट्रैक्टर होगा, फोर्ड 3600, फोर्ड 5620, फोर्ड 5630, वो यही कहते होंगे कि उस आसपास के गांव में इससे ज्यादा शक्तिशाली या इससे बलशाली ट्रैक्टर नहीं होगा। क्योंकि फोर्ड 3600 ये एक ऐसा वो है जो कि मतलब हीरो के रूप में जाना जाता है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में हीरो के रूप में जाना जाता है। तो ये हमारे कुछ 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो भारत में है। पहला प्लांट हमारा जो है वो नोएडा में है, जिसमें हमारा ट्रैक्टर बनता है। दूसरा प्लांट हमारा केस का है जो पीथमपुर इंदौर में है, और तीसरा प्लांट हमारा पुणे में है जहां पे हार्वेस्टर और एक एनएक्स सीरीज का ट्रैक्टर भी हम पुणे प्लांट में बनाते हैं। तो 3 बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में। जो मैं बता रहा था कि आपको कि स्कॉट्स के साथ कोलैबोरेशन किया था और 1980 के दशक में कंपनी फोर्ड के साथ आई थी। 1995 में एलपीजी आया था, लाइबरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें यह हुआ था कि बाहर की कंपनियों को भी इजाजत मिली थी कि आप भारत देश में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और अपना उत्पाद बेच सकते हैं। उसी कड़ी में कंपनी ने सबसे पहला अपना प्लांट नोएडा में डाला था 1996 में, जिसमें 1998 में पहला ट्रैक्टर रोल आउट किया था 5630। उसके बाद देन 2000 में हम अपना 3600, 3600-2, 3230 ये सारी सीरीज लेकर आए। ये ओवरऑल जर्नी है कंपनी की 1969 से लेके 2022 तक की, है ना। तो हम आपके कम टाइम में आपको ज्यादा देने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए लाभान्वित करेगा, जो आपके लिए यूजफुल होगा। ये हमारे उत्पाद हैं। हमारा जो ट्रैक्टर का रेंज है वो 20 HP से लेके 670 HP तक आता है। बट इंडिया में जो हम ट्रैक्टर की रेंज है हमारी वो 20 HP से लेके 105 HP तक की है। 20 HP से लेके हम 105 HP तक का ट्रैक्टर भारत में बनाते हैं और बेचते हैं, जिसमें आपसे जो सबसे ज्यादा परिचित ट्रैक्टर होंगे 3230 होगा, 3600 होगा, 3600-2 होगा, 3630 होगा, 5620 होगा, 5630 होगा। ये सब हमारे मुख्य ट्रैक्टर है। और एक सबसे बड़ा ट्रैक्टर हमारा आता है 105 HP का वर्क मास्टर, जो इस ट्रैक्टर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। या कहिए तो अभी इतना बड़ा प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास अभी उपलब्ध नहीं है। बाकी ऊपर वाली जो रेंज है वो हमारी क्रॉप सॉल्यूशन की है, जिसमें आप देख रहे हैं शुगर केन हार्वेस्टर है, कैश क्रॉप के लिए हार्वेस्टर है, कॉम्पैक्टर्स है ना, बेलर है। नीचे जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की मशीनरी है, हार्वेस्टर है ना। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, वही ये स्लाइड है कि भारत जो है ना वो कृषि में सबसे ज्यादा डील करता है। फर्स्ट लार्जेस्ट एरेबल लैंड है ना। सेकंड प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, टी, जूट एंड एल्ड फाइबर कॉटन, मतलब दूसरा बड़ा प्रोडक्शन है दाल, चाय, जूट का और कॉटन का। तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट यानी गेहूं, राइस यानी चावल, ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, शुगर केन यानी गन्ना। तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया। फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मस्टर्ड का यानी राई जिसको आप लोग बोलते हैं, सरसों, पोटैटो और कोकोनट। पोटैटो यानी आलू और कोकोनट यानी नारियल। चौथा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इसका। तो मतलब भारत जो है ना एक कृषि के मामले में बहुत अव्वल देश है। यहाँ पे थोड़ी सी जागरूकता के कारण हम किन्हीं चीजों में पीछे रह जाते हैं। नहीं, ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर देख रहे हैं ना, इन सब नंबर में हमें फर्स्ट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लैंड और यहाँ की जो मतलब मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। तो हमें इन सब सारे नंबर्स में ना फर्स्ट नंबर में होना चाहिए। जैसा कि सर ने बताया कि हम अगर सही से सॉइल फॉर्मेशन करें, सही से टेस्टिंग करें, सही से हम उसकी देखभाल करें, सही से जितना उसको उसके न्यूट्रिएंट्स के लिए चीजें आवश्यक है वो डालें, तो हम इन सारे नंबर में अव्वल हो सकते हैं।
अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है भी हमारे इस भारत देश में, जो कि हम कृषि में और आगे कर सकते हैं और इन सारे उसमें नंबर 1 आ सकते हैं। ये ओवरव्यू है हमारे नोएडा प्लांट का, जो लगभग 70,000 यूनिट्स हर साल के बनाता है। अभी इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई है, लगभग 1 लाख के ट्रैक्टर हम 2027 तक निर्माण करेंगे, वहां पे बनाएंगे। वहां पे लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ ये ग्रेटर नोएडा का हमारा प्लांट है, जिसका ऊपर से ओवरव्यू लिया गया है। ये अंदर की कुछ स्लाइड्स हैं जो अंदर लाइन चलती हैं ट्रैक्टर बनाने की। ये हमारा पूरा एचपी रेंज है, जैसा मैंने आपको बताया कि 17 एचपी का और 29 एचपी का हमारे बागवानी वाले ट्रैक्टर आते हैं, 35 एचपी श्रेणी में हमारे ट्रैक्टर आते हैं, 39 एचपी में हमारे ट्रैक्टर आते हैं, 42 एचपी में आते हैं, 45 एचपी में आते हैं, 47 एचपी में आते हैं, 49.5 एचपी में आते हैं, 65 एचपी में आते हैं, 75 एचपी में आते हैं और 106 एचपी का आता है। 17 एचपी और 29 एचपी का सिम्बा आता है हमारा, जो बागवानी वाली कृषि के लिए यूज किया जाता है। 35 एचपी में हम 30-32 मॉडल देते हैं, 39 एचपी में हम 30-37 मॉडल देते हैं, 42 एचपी में 32-30 एनएक्स देते हैं, 45 एचपी में 32-30 टीएक्स देते हैं, 47 एचपी में जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री का हीरो कहा जाता है वो आता है फोर्ड, मतलब फोर्ड के नाम से पहले आता था, अभी न्यू हॉलैंड 3600 के नाम से आता है। जो सबसे बड़ी एचपी है 49.5 या लगभग 50 एचपी, उसमें बहुत सारे ट्रैक्टर हैं। 3600-2 है, 3630 है, 5510 है, ये सारे 50 एचपी में आते हैं। 65 एचपी में 5620 आता है, 75 एचपी में 5630 आता है और 106 एचपी का हमारा वर्क मास्टर आता है। तो एक बड़ी श्रृंखला है, एक बड़ी रेंज है ट्रैक्टर की, जो किसानों के लिए उसके हिसाब से, उसके लागत के हिसाब से, उसकी प्रोडक्शन के हिसाब से, उसकी लैंड एक्विजिशन के हिसाब से हम प्रोवाइड करते हैं भारत के किसानों को। ये कुछ जो है क्रॉप सोल्यूशन की मशीनरीज है, कंबाइन हार्वेस्टर है, सुगर केन हार्वेस्टर है, स्मॉल स्क्वायर बेलर है, रेक है, सुपर सीडर है, स्प्रेयर है, बिग बेलर है, रोटावेटर है। तो ये सारी क्रॉप सोल्यूशन की जो मशीनरीज है ये भी हम प्रोवाइड करते हैं, ये भी कंपनी बनाती है। और इसका जो किसान जानते हैं या जो किसान इससे परिचित है वो इसका भरपूर फायदा उठाते हैं या भरपूर इसका लाभ लेते हैं इस उत्तम तकनीक का। जैसा कि सर अभी बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे जानकारी का अभाव होने के कारण हम जो अपनी फसल है वो खेत में ही जला देते हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, तो उसी में कंपनी काम करती है, जिसके लिए हमारी एक मशीनरी आती है बेलर। बेलर क्या करता है कि आपकी जो फसल है उसका जो रेसिड्यू मटेरियल है उसको इकट्ठा करता है और एक गट्ठे के रूप में बना के, आजकल उसकी बड़े मात्रा में बड़े उसमें प्लांट लग रहे हैं और उससे बायोमास या बहुत सारी चीजें बनाए जाने की प्रक्रियाएं चालू हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं। तो एक अपनी आय बढ़ाने के लिए एक अच्छा सोल्यूशन है, जैसा कि सर ने बताया कि आप उसको सॉइल में ही मल्च कर सकते हो, मिला सकते हो और उसको यहाँ से ले जाके उसको अपने सॉइल में ही मिला सकते हो जो आपका रेसिड्यू मटेरियल। या तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उससे भी कमाई कर सकते हो बेलर के रूप में। हमारी जो बेलिंग मशीन आती है, बेलर आता है, उससे आप इसका गट्ठा बना सकते हैं और इसका भी एक अच्छा कीमत मिलता है किसान को। ये कुछ यूनिक ऑफरिंग्स हैं। यूनिक ऑफरिंग्स मतलब एकाकी चीजें जो मतलब केवल न्यू हॉलैंड देता है और किसी में आपको नहीं मिलेगा। ट्रैक्टर से संबंधित, जैसे आप लोग जानते होंगे, आप ट्रैक्टर में डील करते होंगे, लेने जाते होंगे या ट्रैक्टर को समझते होंगे, तो आप जानते होंगे दो चार चीजें बहुत कॉमन है। पावर स्टीयरिंग है ना, तेल में डूबे हुए ब्रेक्स, एडीडीसी हाइड्रोलिक, ये 2-4 चीजें हैं जो सबके मुंह में रहती हैं। बट कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो केवल न्यू हॉलैंड प्रोवाइड करता है। वो है पहला एफपीटी इंजन। एफपीटी इंजन का मतलब क्या है? फिएट पावर ट्रेन इंजन। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में जाऊंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। मैं बेसिक इसकी परिभाषा बताता हूं कि एक ऐसा इंजन का काम क्या होता है। बेसिकली इंजन की परिभाषा ये होती है, ट्रैक्टर में इंजन की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि आप रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, यानी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? इंजन करता है। तो जो एफपीटी इंजन है ये कैसे काम करता है, ये किसानों के लिए उपयोगी क्यों है, न्यू हॉलैंड ये क्यों देता है? तो किसी भी ऊर्जा के रूपांतरण में एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा का क्षरण होता है।
आप चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करें, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करें, या कैसे भी कन्वर्ट करें, कुछ अगर आप 100% ऊर्जा का रूपांतरण कर रहे हैं तो 100% नहीं होता। अगर आपकी मशीनरी सही है तो 90%, 80%, 70% या 60% होता है, तो कुछ लॉसेस होते हैं। तो जो ये पीटी इंजन की विशेषता है वो ये है कि आप जितना ईंधन इसमें देते हैं ये उसका सबसे ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करता है। लगभग 91.6% से लेके 94.5% तक का कन्वर्जन ये पीटी पावर ट्रेन इंजन करता है, जो कि इस ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा एनर्जी का रूपांतरण है। बाकी किसी भी कंपनी में इतना ज्यादा इंजन का मतलब केमिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में रूपांतरण नहीं होता है। तो ये है एफपीटी इंजन। पैडी स्पेशल ट्रैक्टर हमारे आते हैं, मतलब सील्ड आते हैं, ट्रैक्टर में लीकेजिंग नहीं होती है, एक्सल लीक्ड रहते हैं, लीक प्रूफ रहते हैं, उसमें आपकी सॉइल या मिट्टी या आपकी जो वो है वो नहीं जाती, आपकी जो धूल मिट्टी है वो नहीं जाती। लिफ्टोमैटिक एक बहुत ही अच्छा और कारगर फीचर है जो ट्रैक्टर में मिलता है किसानों को। जैसे आप जब जुताई करते हैं या बुआई करते हैं तो आपको जब मोड़ना होता है या मेड़ आती है, जाना होता है, तो आप बार बार उस सेटिंग को छेड़ते हैं, अपनी ड्राफ्ट और डेप्थ लीवर जो है उसको बार बार छेड़ते हैं। तो हमने एक ऑप्शन, एक फीचर दिया लिफ्टोमैटिक, जिसमें आप अपने ट्रैक्टर की जो सेटिंग है वो एक बार सेट करेंगे, फिर आपको सेटिंग छेड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप जब बुआई करते हैं, जब बोनी करते हैं, तो आपने सेट कर दिया कि 2 इंच में बीज गिरना है। आप बार बार अगर लीवर को छेड़ेंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगी, कभी 1.5 इंच में सेट हो जाएगी, कभी 2.5 इंच में सेट हो जाएगी। तो उसको ना छेड़ने के लिए एक लिफ्टोमैटिक ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप एक बटन से ही बार बार मतलब उसी सेटिंग में आप अपनी जो बोनी है ना वो कंटिन्यू रखेंगे। तो ये लिफ्टोमैटिक फीचर बहुत काम की चीज है। हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक मतलब सेंसिंग करने वाली हाइड्रोलिक, मतलब ये बहुत ज्यादा सेंस करती है। जैसे आप कल्टीवेटर चला रहे होते हैं तो अंदर जड़, पत्थर या कुछ ऐसा हार्ड मटेरियल फंस जाता है, जिससे आपके इंप्लीमेंट टूटने के डर या ट्रैक्टर रुकने का डर होता है। तो हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक होने की वजह से आपका वो इंप्लीमेंट टूटता नहीं है, रुकता नहीं है, ट्रैक्टर रुकता नहीं है, वो सेंस कर लेता है कि आगे कुछ हार्ड मटेरियल है, जिससे वो अपने आप ऊपर हो जाता है और वो हार्ड मटेरियल या जड़ हटने के बाद वो अपने आप उसी स्थान पे आ जाता है जहां पे आपने अपनी सेटिंग कर रखी होती है। तो ये हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक है। एप्ट्रा पीटीओ, 7 तरह की पीटीओ, यानी पीटीओ के सारे ऑप्शन। पहले के जमाने में ट्रैक्टर का केवल एक काम होता था, कल्टीवेशन करना, बोनी करना या ट्रॉली चलाना। आज ट्रैक्टर वर्साटाइल हो गया है, ट्रैक्टर को आप हर क्षेत्र में चलाते हैं या हर तरह की मशीनरी उससे उपयोग करते हैं। तो जो एप्ट्रा पीटीओ है ये आपको हर तरह की पीटीओ देता है। इसमें आप ग्राउंड पीटीओ, लाइव पीटीओ, मल्टी स्पीड, रिवर्स पीटीओ, हर तरह की पीटीओ आप यूज कर सकते हैं, जो कि मतलब आगे आने वाले जो भविष्य में भी आने वाले यंत्र हैं उस तरह की पीटीओ का भी उपयोग आपके इस ट्रैक्टर में मिलेगा। ये एक फ्यूचरिस्टिक ट्रैक्टर है। सिंक्रो शटल प्रोवाइड करते हैं, मतलब जिससे आप जितने आगे की स्पीड है उतने ही पीछे की स्पीड है। सिंक्रो शटल लीवर लगा होता है। स्पीड टेक और ऑयल इमर्स ब्रेक तो सब देते हैं, सब बोलते हैं कि हमारे तेल में डूबे ब्रेक्स हैं, बट न्यू हॉलैंड ऑफर करता है अपने किसानों के लिए रियल ऑयल इमर्स ब्रेक। मतलब बाकी ट्रैक्टरों में के ब्रेक जो पैड होते हैं उसमें ऑयल केवल स्प्रे होता है, इसमें वास्तव में तेल में डूबे हुए ब्रेक्स होते हैं, स्प्रे नहीं होता है। इसमें वास्तव में जो इसके ब्रेक पैड होते हैं वो तेल में डूबे रहते हैं। ये कुछ हमारे लैंड प्रिपरेशन के इक्विपमेंट हैं, सोइंग प्लांटिंग के लिए, इंटर कल्टीवेशन के लिए इम्प्लीमेंट्स हैं, हार्वेस्टिंग के लिए इम्प्लीमेंट्स हैं और पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए इम्प्लीमेंट है। ये 4 तरह की जो खेती में पार्ट होता है उसमें हर तरह के सेगमेंट में कंपनी के अपने प्रोडक्ट हैं, जिसको आप एक बार हमारे से मिलके या हमारा जो बाहर स्टॉल लगा है उससे मिलके आप पूरी तरह से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि न्यू हॉलैंड आपको ऑफर करता है ट्रैक्टर के साथ साथ फाइनेंस भी ऑफर करता है। तो CNH कैपिटल के नाम से हमारी फाइनेंस कंपनी भी है, जो कंपनी का इन हाउस फाइनेंस है, जिसमें कंपनी आपको ट्रैक्टर के साथ साथ आपकी फाइनेंस सुविधा, आपकी लोन सुविधा भी प्रोवाइड करती है, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में हम आपको आपके ट्रैक्टर का एक अच्छा ट्रैक्टर और एक अच्छा लोन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो CNH कैपिटल एक हमारा इन हाउस फाइनेंस है।
तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पर आप लोग को अगर कोई भी प्रश्न हो या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अभी यहीं पे अवेलेबल हूं अगले 1-2 घंटे तक भी। तो आपके अगर कोई प्रश्न हो ट्रैक्टर की कीमत के बारे में, ट्रैक्टर की टेक्निकल जानकारी के बारे में या कंपनी के बारे में, कोई भी आपको जानकारी लेना है तो हमारी टीम मौजूद है यहीं पे। बाहर ट्रैक्टर भी लगे हैं, आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, ट्रैक्टर की सारी जानकारी ले सकते हैं, चला के देख सकते हैं। और आपको आगे अगर ट्रैक्टर लेना हो आपको या आपके किसी भी परिचित को, तो आप उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं, आपको हाथ खड़ा करना है, वहीं से जवाब नहीं देना है। आपके पास माइक आएगा, जो भी सही जवाब देंगे उनको कुछ इनाम दिया जाएगा। इंजन का काम क्या होता है? नाम कहाँ से हैं आप और जवाब? योगेश पटेल, टेमर भीटा ग्राम से, जबलपुर से। जी जवाब सर। रसायन ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करना। सर आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए। न्यू हॉलैंड के टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो आप 1800-419-0124, 1800-419-0124। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। स्टॉल विजिट कर सकते हैं आप अगर अधिक जानकारी लेना चाहें तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर आपको मूंग की कुछ जो है नई तकनीकों के बारे में, मूंग की खेती से जुड़ी हुई तकनीकों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और मैं चाहूँगी कि आप जो है हमारे आज का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, उससे रिलेटेड हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सभी को नमस्कार। आज एक मूंग में या उड़द में हमारा ये जो प्रदेश है वो प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र, विशेषकर इस क्षेत्र में मेरी समझ से जिनके पास अगर पानी का साधन है तो उन्होंने मूंग अवश्य लगाई है या उड़द फसल का यहाँ उत्पादन ले रहे हैं। और बहुत सारी समस्याएं मैं पिछले 15 दिन पहले से लगभग 40 गांवों में यहाँ जहाँ जहाँ हमने विजिट किया है, क्योंकि शनिवार और इतवार 2 ही दिन हमारा किसानों के बीच में संपर्क होता है। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमने विशेषकर देखा है हमारे किसान जिनने मूंग या उड़द लगाई है उनमें, और चाहे किसी भी चीज़ की कमी महसूस करे या ना करे, एक चीज़ की कमी महसूस करते हैं किसान कि हमने दवाई डाली कि नहीं। दवाई मतलब कीटनाशक। फसल मर रही है उसके प्रति कम चिंतित हैं, पर फसल में अगर हमको कहीं इल्ली दिखाई दे गई या एक भुनगी बाजू वाले के यहाँ से भी उड़कर आ गई तो वो चिंतित हो जाते हैं और सुबह ही जाकर दुकानदार से दवा खरीदते हैं। हमारे यहाँ दुकानदार भी हैं, जानते हैं, पर ये भी जानते हैं कि हमको कैसे और कितना बेचना है। मैं स्पष्ट तौर से, क्योंकि मुझे फोन करते हैं और एक गवाही के तौर पर उपयोग करने का प्रयास करते हैं। उन्हें कहा कि मैं सर इनके खेत में भुनगी और इल्ली दोनों लगी हुई है तो क्या डाल दें। तो हम बोले उससे पहले वो खुद ही बोलते हैं उनके सामने कि मैंने इसमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड दे दिया है, इसमें हमने इमामेक्टिन बेंजोइट दे दिया है, कोराजिन का टेक्निकल भी दे दिया है, एक मैं इनको अली का दे रहा हूं। अरे मैंने कहा जब दे रहे हो तो मुझे क्यों पूछ रहे हो। ये 4 दवाएं हैं, ये कॉमन ज्यादातर चल रही हैं और चारों दवाओं को एक साथ डालने का रिकमेंडेशन जाता है। हमारी बात सुनी, चूंकि किसान तो हमसे बात नहीं कर रहे, दुकानदार कर रहे हैं, तो उन्हें बता दिया कि मैंने ये 4 दवाएं दी हैं। हमारा किसान भी एक दवा पर विश्वास नहीं करता। दवा का मतलब जो कीटनाशक दवाएं है, उस कीटनाशक उस कीड़े के प्रवृत्ति के अनुसार दवा उपयोग नहीं करते। ये तो जब पेट में दर्द हो तो पहले पेट दर्द की बंद, अगर उल्टी हो तो उल्टी बंद, दस्त हो तो दस्त बंद, अगर पेट फूल जाए तो फिर अस्पताल में भर्ती हो। सब चारों तरफ से बंद करने का काम करते हैं। और ऐसी दवाओं का जहां उपयोग कर रहे हैं तो उससे कई नुकसान, जिसमें सरकार भी चिंतित है, वैज्ञानिक भी चिंतित है। सरकार चिंतित है कि हमारे किसान भाइयों को कुछ समझाइश दीजिए कि वो कम से कम इन रसायनों का उपयोग करें और कम से कम
कुछ नहीं तो हम दूसरी फसलें उगाने का प्रयास करें। तो इस कारण से दवा का पैसा किसान की जेब से जा रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। पानी एक बार चलाया अंधाधुंध पानी है, दूसरे दिन तीसरे पुन चंदन पुन पानी चल रहा है। इसके कई नुकसान हैं। नुकसान में पहला नंबर, जैसे हमारे सिंह साहब बता रहे थे कि हमारे मूंग और उड़द के जो कल्टीवेशन कॉस्ट है वो 15,000 रुपए 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर होना चाहिए, उसकी जगह 20 से 25 और 30,000 रुपए भी हो रही है, क्योंकि 4 दवाएं एक बार में और 8 बार डालना है, 7 बार डालना है, 6 में मतलब 60 दिन में हमको 6 बार डालना है। हर 10वें दिन 7वें दिन दवाई डालते हैं। तो कृपया हमारा इतना निवेदन है कि वो दवाएं तो उपयोग करना है, जरूरत भी है, पर उन दवाओं का कैसा कीड़ा है उसके अनुसार दवा डालें। बुनगी नहीं आई है, आ सकती है तो डाल सकते हैं। हमने तो शुरू में 15 दिन एक ही प्रोग्राम चलाया था कि हर किसान कुछ मोबाइल के माध्यम से भी, व्यक्तिगत से भी हमने गांवों में भी प्रोग्राम रखे और बताया कि कहीं अगर कर सकते हो तो बीज उपचार करिए और 15 दिन 10 दिन तक आपको फसल में नुकसान से आप सुरक्षित रहेंगे। पहले ही बीज उपचार हमने कीटनाशक दवाई से बताया था। हमने एक चीज और देखी थी कि हमें कुछ आदत पड़ी हुई है कि हर चीज में फफूंदनाशक डालना है तो 2 ग्राम, कीटनाशक डालना है तो 2 ml या प्रति किलो बीज। यदि कोई भी चीज उपचार करते तो 2 याद हो गया है, पर कीटनाशक जो 30FS है, थायोमेथोक्सिम 30FS, वो 2 ग्राम से काम नहीं चलता। उसकी रिकमेंडेशन दूसरी है, 8 ग्राम 7 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक की है। 30FS अगर प्रति किलो डालना है तभी वो कारगर होती है। हमने लगभग 2 ब्लॉक में ये काम कराया और जितने भी किसानों के यहाँ अगर उन्होंने बीज उपचार किया है तो उस बीज उपचार में ये फायदा दिखाई दिया है कि 15 दिन तक उनके यहाँ भुनगी और इल्ली नहीं आई। इल्ली आती है छोटी सी हल्की सी, पहले दवा डालना रहती है जिसमें हम सिर्फ उसको सप्रेस करना है, मारना है, बहुत ऐसी नहीं डालना है कि शुरू में ही। और आज का एक पैटर्न है, हम किसी कंपनी की बुराई नहीं करते, ना किसी से कोई लेना देना है। हमारा लेना देना हमने जिसके लिए उत्तरदायित्व है, या तो हम कॉलेज में पढ़ाते हैं तो बच्चों के प्रति है, किसान के बीच में जाते हैं तो किसान के प्रति है। हमें किसी कंपनी या किसी दुकानदार के प्रति उतना नहीं है। हमें चाहते हैं कि किसान की लागत कम हो, किसान का नुकसान न होने पाए, किसान को अधिक से अधिक फायदा हो। उसके लिए हमने कहा कि आप किसी भी चीज को देखते हैं तो कोराजिन पहले जाती है, और कोराजिन का टेक्निकल आ गया है। अभी कह रहे थे कि 85-80 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से ऐसी कोराजिन मिल रही है जो 85 रुपए खर्चा आता है 1 एकड़ में। मैंने कहा भैया 25 से 30 रुपए तो खाली हम पानी की बोतल लाते हैं वो लगती है, ऐसी कौन सी कोई भी टेक्निकल है जो 80-85 रुपए प्रति एकड़ का है। ऐसे जिनको बगैर देखे बिना परखे किसी भी कीटनाशक का उपयोग करना मेरी समझ से नुकसानदायक है, फायदा नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे कृषि अधिकारी भी विभिन्न क्षेत्रों में हैं, आप फोन से संपर्क कर सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं आते हैं तो एक बार सलाह लेकर देखें। अगर हमारी ये सलाह फेल होती है, हाँ उस दायरे में जरूर फेल हो जाएगी कि आपको अगर कहीं बुनगी के लिए दवा डाली है तो इल्ली की कहेंगे कि इल्ली आ गई, आपने दवा डलवाई थी पर वो फायदा नहीं हुआ। अगर आपके यहाँ इल्ली है और तो इल्ली की ही दवाई डालना होगी, ऐसा नहीं कि बुनगी की दवा डालना पड़े। तो ये इस तरीके से हम अगर उपचार करते हैं फसल का तो हमें सुरक्षा भी में रहेगी और लागत भी कम होगी। दूसरी बात, अभी एक और खेतों में हमने देखा है कि कुछ भाइयों ने नया प्रयोग काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें जो हमारी जो बोनी है बिना जलाए हुए की है, वो निश्चित तौर से धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि मेरी समझ से 40 से 50% क्षेत्रों में
हमारे किसान भाइयों ने इस तकनीकी को अपनाया है, वहाँ पर उनको कुछ न कुछ फायदा दिखाई दे रहा है। हमारी फसल में लगातार ज़्यादा समय पानी देने की जरूरत नहीं होती है। कुछ इंटरवल जरूर बढ़ा है, 8 से 10 दिन इंटरवल पर इस तरीके की सिंचाई जरूरत हो रही है। दूसरी बात यह है, परंतु एक समस्या आ रही है। किसान भाई कहते हैं, फोन पर बताते हैं कि वो दवा डाली थी, उससे हमारे पौधे मर गए हैं। पौधे में जड़ में बीमारी है, बीमारी से पौधे सूख रहे हैं। या तो उन्हें शुरू में बीज उपचार नहीं किया, बीज उपचार भी कर लेते तो आज गर्मी का समय है, बीज से ज्यादा मिट्टी के जीवाणु ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगातार उस तरीके का क्लाइमेट मिल रहा है जिससे वो विकसित हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें अगर किसी के पास सैंपल, कोई मेरी समझ से ऐसा दिख नहीं रहा है, हमने बहुत सारे किसानों को आते हुए देखा, कोई ने भी अपने यहाँ से पौधे लेकर नहीं आए कि जिनकी जांच करा लेंगे कि इसमें कौन सी बीमारी है या इसके लिए कौन सी दवा होगी। तो कोई भी फफूंदनाशक दवा डाल रहे हैं, परंतु ज़्यादातर हमने कुछ क्षेत्रों में देखा है कि थायोफिनेट मिथाइल रोको के नाम से जो दवा आती है, या जिसमें साफ के नाम से एक और फफूंदनाशक है, इसमें मैंकोजेब और कार्बनडाजिम है, दोनों को मिलाकर अगर स्प्रे करते हैं, और ये भी 2 ग्राम दवा है प्रति लीटर पानी के हिसाब से, कोशिश करें कि हमें 125 से 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि छिड़काव में कुछ मजदूर की ज़्यादा समय लगता है, तो हम क्या करते हैं, 4 पंप में ही काम चला लेते हैं। ये कोई हवन सामग्री नहीं है जिसमें 4 आहुति आपको डालना है, आपको पूरी तरीके से, जिससे आपको पूरा फायदा मिल सके, पूरे खेत के प्रत्येक पौधे के ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की संख्या पर उस दवा का स्प्रे हो सके। 125 से 150 लीटर पानी में इसको दवा को मिलाकर आपको स्प्रे करना है। यदि कोई विशेष प्रकार की बीमारी और कीड़े दिखाई देते हैं तो आप फोन पर, आजकल तो फोन सुविधा है, फोटो खींचिए, हमको भेजिए, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है उसको भेजिए, और यहाँ कृषि अधिकारी हैं उनसे संपर्क करेंगे तो आपको उसका प्रॉपर समाधान मिलेगा। यदि इनके अलावा कुछ और समस्याएं, चूंकि बोनी हो चुकी है, फसल खड़ी हुई है, समस्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि ये समस्याएं हैं तो हम भी हैं और साथ के लोग भी हैं, अपनी तरफ से यहाँ समस्याएं रख सकते हैं, उनका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं, हाथ खड़ा करना है आपको। यदि दलहनी फसलों की बोनी करना है तो हमें बीज उपचार किस कीटनाशक से करना चाहिए? इमिंडा क्लोरोपिड। सही है, आ जाइए स्टेज पे आ जाइए। हमारे कार्यक्रम में सर पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी डॉक्टर इंदिरा त्रिपाठी मैम, SDO एग्रीकल्चर पाटन जबलपुर से। मैडम, ऑर्गेनिक खेती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। आज के किसान चौपाल में कृषि विभाग के सभी सहयोगियों ने यहाँ किसानों को एकत्रित किया है। तो जैविक खेती के बारे में, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आज का जो समय है जैविक खेती और जो जैविक खेती का ही चल रहा है। अगर हमें अपने स्वास्थ्य को, अपने आप को सेफ करके चलना है तो हमें जैविक खेती की तरफ जाना होगा। आज हमारे किसान लगातार कीटनाशकों का प्रयोग करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी जो ज़मीन है उसमें बहुत अधिक केमिकल हो गए हैं, रसायन हो गए हैं, जिसके कारण से हम सभी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं। मेरा केवल जो जितने भी हमारे यहाँ पे किसान भाई उपस्थित हैं उन सभी से एक निवेदन है कि आपके पास जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन में से एक छोटे से हिस्से में, अगर आपके पास 1 एकड़ है तो उसका भी छोटा सा एक हिस्सा, जितने आपके परिवार के सदस्य को के जीवन यापन के लिए, खाने के लिए आवश्यक है, उतनी ज़मीन पे आप केवल जैविक खेती करें और आपको खुद निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन समझ में आएगा कि किस तरह से हम जो अन्न खा रहे हैं और जो रसायन वाला अन्न खा रहे हैं उसमें क्या अंतर है। और अपने कम से कम हम अभी देश के बचाने की बात ना करते हुए केवल हम अपने परिवार को बचाने की बात करें कि हम जैविक खेती से किस तरह से बच सकते हैं।
हमारे जो किसान भाई हैं उन सभी के पास में पशुधन है। अब तो लगातार पशुधन भी कम हो रहा है, परंतु सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं और साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई हैं वो समय को देखते हुए अवेयर हो रहे हैं। इसके कारण से अब वो पशुधन भी एकत्रित करने लगे हैं, उनके घरों में पशुधन भी मिल जाता है। अगर हम रसायनों पर जो आने वाले जो खर्चे हैं उसको कम कर सकते हैं और हम अपनी जैविक खेती कर सकते हैं। गाय के गोबर, गौमूत्र और जो हमारे जो प्राकृतिक में वनस्पति में उपलब्ध संसाधन है उनका उपयोग करके भी हम विभिन्न कीटनाशक दवाइयाँ बना करके हम अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। खेत का लाभ का धंधा कब बन सकता है, जबकि हमारी जो खेती है उसकी उत्पादन लागत कम होगी और हमारे जो खर्चे कम हो जाएंगे। अगर हमारे जो कुछ इसमें हमारे कुछ किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी जैविक खेती कर रहे हैं, अगर हमारे जो बहुत छोटे किसान हैं वो अपने स्वयं के लिए खेती करें। मैं ये जानकारी देना चाहूँगी कि जो बड़े किसान हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है और अगर वो अपनी जो खेती है उसको व्यावसायिक रूप से खेती करना चाहते हैं कि व्यावसायिक में लेकर के आएँ, तो निश्चित रूप से उनको जैविक प्रमाणीकरण कराना चाहिए। जैविक प्रमाणीकरण कराने से उनके जो उत्पाद है उसका उनको अच्छा लाभ मिल सकेगा। अभी तक हमारे ज़िले में कम से कम 12 किसान हैं जो कि जैविक प्रमाणीकरण संस्था जो MP सोका भोपाल है उसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं और लगातार वो उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नवीनीकरण हो रहा है और उनके उत्पाद के लिए वो ऑनलाइन डिमांड भी आने लगी है। अगर हमारे किसानों के पास जगह ज़्यादा है, ज़मीन ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से उनको अपने व्यावसायिक रूप से जाने के लिए जैविक प्रमाणीकरण कराना चाहिए। और अगर जैविक प्रमाणीकरण कराने में किसी तरह की कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सहयोग करूँगी और अन्य किसी भी जानकारी के लिए भी आप लोग मुझसे सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। तो हम अभी नेक्स्ट स्पीकर को हमारे बुलाते हैं। मिस्टर रवि अमरवंशी सर हैं, ADA जबलपुर से। सर आप आइए, कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के बारे में जो है वो सर जानकारी देने वाले हैं। धन्यवाद मैम। मैं रवि अमरवंशी, सहायक संचालक कृषि विभाग में किसानों को जो कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को जो योजनाओं का लाभ दिया जाता है उन योजनाओं के बारे में मैं आप लोग को थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। ये स्लाइड में भी चल रहा है, देखिएगा। एक पहली स्लाइड है बलराम ताल योजना। ये इस योजना अंतर्गत किसानों जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसान होते हैं इस बलराम ताल योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकते हैं। उसमें जो इसमें किसानों को अनुदान की राशि है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए 1 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त होता है एवं सामान्य वर्ग के जो किसान होते हैं उन्हें 80,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इसी तरह हमारे जिले में एक स्टीबिया या मीठी तुलसी का एक प्रोजेक्ट चलता है। इसमें किसानों को अपने खेत में किसान लगाने के लिए बीज में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम या 50% जो भी कम राशि हो उसको किसानों को दिया जाता है अगर वो किसान बीज खरीद के अपने खेतों में लगाता है तो। और इसी में स्टीबिया प्रदर्शन, इसमें 9,000 रुपये का प्रदर्शन होता है। जो अगर किसान 1 एकड़ में स्टीबिया की खेती करता है तो उसे 9,000 रुपये बीज से लेकर उसमें लगने वाली रासायनिक सामग्रियों के लिए दिया जाता है। उसमें एक खेत पाठशाला का भी आयोजन किया जाता है जिसमें प्रदर्शन लगाया किसान ने। उस प्रदर्शन स्थल पर अन्य किसानों को बुलाकर प्रदर्शन के बारे में समझाया जाता है और उसको उसके लाभ के बारे में बताया जाता है। इसमें भी 26,700 रुपये प्रति पाठशाला दिया जाता है किसानों को। और इसमें स्प्रिंकलर साइट का भी प्रावधान है। अगर स्टीबिया उसने लगाया है किसान ने तो स्प्रिंकलर से वो सिंचाई कर सकता है। उसमें अधिकतम 21,901 रुपये का अनुदान राशि किसानों को दी जाती है। इसी में पाइपलाइन है जिसमें 15,000 रुपये या 50% जो भी राशि कम हो पाइपलाइन साइट खरीदने के लिए उसको अनुदान दिया जाता है। एक ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन विभाग में संचालित योजना है तिलहन योजना अंतर्गत। इसमें विभिन्न घटक है इस योजना के। इसमें फसल प्रदर्शन के लिए किसानों को सोयाबीन फसल पे 6,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है और तिलहनी फसल जैसे राई, सरसों, तिल, राम तिल इसमें 3,000 रुपये का अनुदान या 50% जो भी कम हो किसान भाई इन फसलों का बीज लगाकर अपने खेत में प्रदर्शन में इतना अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन, इसमें 26,700 रुपये का फील्ड प्रदर्शन के माध्यम से प्रदर्शन पे राशि दी जाती है किसानों को। इसमें कृषक प्रशिक्षण भी इसमें एक घटक है जिसमें 30 कृषक को 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है विभाग के माध्यम से। उसमें जो राशि लगती है किसानों के लिए उसमें 24,000 रुपये का प्रशिक्षण में खर्च किया जाता है। इसमें अधिकारियों का प्रशिक्षण, जैसे फील्ड के अधिकारी हमारे कृषि विस्तार अधिकारी हैं,
उनके प्रशिक्षण के लिए भी 20 किसानों का 20 प्रशिक्षार्थियों का प्रशिक्षण 2 दिवस का रहता है। इसमें 36,000 रुपये का अनुदान है। इसमें जिप्सन और पायराइट खेतों की दशा सुधारने के लिए 750 रुपये प्रति हेक्टर या 50% का अनुदान है। इसी में दूसरा घटक है पौध संरक्षण रसायन, इसमें 500 रुपये प्रति हेक्टर के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। इसमें पीएचडी कल्चर के में 300 रुपये, एनपीवी वायरस कल्चर में 500 रुपये प्रति हेक्टर, स्प्रिंकलर सेट पे 21,901 रुपये अधिकतम अनुदान दिया जाता है। पाइपलाइन में भी 15,000 रुपये और डीजल पंप विद्युत पंप भी इसका एक घटक है, जिसमें 10,000 रुपये या 50% का अनुदान किसान भाइयों को दिया जाता है जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं। इसी प्रकार एक योजना है बीज ग्राम योजना। इसमें किसानों को 1 ग्राम को बीज के प्रति स्वावलंबी बनाने के लिए योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना अंतर्गत सभी किसान को 1 एकड़ बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने के लिए अनाज वाली फसलों के लिए 1,750 रुपये प्रति क्विंटल एवं दलहन एवं तिलहनी फसलों के लिए 4,800 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान किसानों को दिया जाता है बीज ग्राम योजना के अंतर्गत। इसी में दूसरा घटक है संबंधित किसान जो इसने बीज ग्राम योजना का लिया है फायदा, उस किसान को बीज उत्पादन तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और दूसरा इसमें एक नलकूप खनन योजना है जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती है। इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को नलकूप खनन पर 25,000 रुपये एवं उसमें पंप सफल नलकूप पे पंप स्थापना के लिए 15,000 रुपये, अधिकतम 75%, टोटल 40,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। जो किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत एक दलहन फसलों के लिए भी ये योजना चलती है। इसमें भी विभिन्न घटक है फसल प्रदर्शन में इसमें 9,000 रुपये और फसल पद्धति आधारित प्रदर्शन मतलब कि खरीफ और रबी दोनों फसल मिलाकर 15,000 रुपये। जैसे कि खरीफ में मूंग और रबी में गेहूं किसान प्रदर्शन लेता है किसान का, तो उसको 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। फसल प्रदर्शन मोटा अनाज कोदो कुटकी रागी समा आदि के लिए 6,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हेक्टर के हिसाब से किसानों को अनुदान दिया जाता है फसल प्रदर्शन पे। अंतर्वर्ती फसल प्रदर्शन मतलब गेहूं के साथ चना अगर हम लगाते हैं तो उसको 9,000 रुपये प्रति हेक्टर एक फसल प्रदर्शन पर अनुदान दिया जाता है। बीज वितरण इसी में एक घटक है बीज वितरण का। दलहनी प्रमाणित बीज अगर वो 10 वर्ष से अधिक का कम का बीज है, कम की वैरायटी है 10 वर्ष से कम की, तो उसमें 5,000 रुपये प्रति क्विंटल प्रदर्शन बीज पे दिया जाता है अनुदान। बीज वितरण अगर दलहनी बीज प्रमाणित बीज है 10 वर्ष से अधिक की वैरायटी है तो उसमें 2,500 रुपये का अनुदान है। बीज वितरण मोटा अनाज में जो 10 वर्ष से कम की फसलें हैं उसमें 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अनुदान दिया जाता है। बीज वितरण मोटा अनाज प्रमाणित जो बीज है अगर वो 10 वर्ष से अधिक की वैरायटी हैं तो उसमें अनुदान आधा होकर 1,500 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता है। बीज उत्पादन अगर दलहनी फसल बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाता है किसानों के द्वारा 10 वर्ष से कम की वैरायटी का, तो उसमें 5,000 रुपये प्रति क्विंटल का अनुदान की भी पात्रता है। किसान अगर वो चाहे तो ले सकता है। एक किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी विभाग द्वारा संचालित होती है। इसमें खरीफ में पटवारी हल्का स्तर पर जो मुख्य फसलें हैं हमारे ज़िले में धान असिंचित सोयाबीन अरहर और मक्का, इन फसलों पे पटवारी हल्का पे खरीफ में इनका प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना अंतर्गत इसका बीमा कराया जा सकता है। तहसील स्तर पर जो कुछ फसलें हैं जो ज्वार है कोदो कुटकी है, और जिला स्तर पर कुछ फसलें हैं उड़द और मूंग, पर ये खरीफ की उड़द और मूंग होती हैं। रबी में जो होती है पटवारी हल्का स्तर पे गेहूं सिंचित गेहूं असिंचित चना राई सरसों, ये पटवारी हल्का स्तर पर है। तहसील स्तर पर जो फसल है वो अलसी है और जिला स्तर पर जो फसल है वो मसूर है। इसमें किसानों को प्रीमियम राशि जो रहती है खरीफ फसल के लिए बीमा की राशि का 2% ही किसान को लिया जाता है किसान से, और रबी फसल के लिए 1.5% बीमा राशि किसान से ली जाती है, बाकी सरकार द्वारा इसका वहन किया जाता है। एक और योजना जो विभाग द्वारा संचालित है NASA योजना अंतर्गत, इसमें क्या होता है अगर कोई किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाता है, किसान की आय उससे बढ़ती है तो उसको 30,000 रुपये तक का किसान को सपोर्ट किया जाता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में जैसे होता है प्राकृतिक संसाधनों को अपनाते हुए फसलों के साथ साथ उद्यान की फसल हो गया,
पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन, ये सारे चीज़ को अगर वो अपनाता है तो उसे 30,000 रुपये तक का अनुदान प्रति हेक्टर किसानों को दिया जाता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना है, इस योजना के अंतर्गत किसानों को स्प्रिंकलर पाइपलाइन पर अनुदान दिया जाता है। स्प्रिंकलर पर 21,901 रुपये अधिकतम अनुदान और पाइपलाइन पर 15,000 रुपये अधिकतम अनुदान किसान को दिया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। जब पोर्टल में खुलता है तो किसान उसमें आवेदन करे, उसका नंबर आता है तो लॉटरी के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु सीमांत किसान रहते हैं, अगर लॉटरी में उसका नंबर लगता है तो उसको स्प्रिंकलर सेट या पाइपलाइन किसान के द्वारा उठाने पर सत्यापन के उपरांत उसके अकाउंट पे ये 21,901 रुपये स्प्रिंकलर सेट पर और पाइपलाइन पे 15,000 रुपये का अनुदान हितग्राही के खाते पे ऑनलाइन आ जाता है। बस यही योजना है विभाग द्वारा संचालित। मैंने लगभग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की दलहन तिलहन 2 योजना है जिसके बारे में बता दिया आपको। बस थैंक यू। मैं सबसे सरल सवाल पूछूंगा। मैंने कहा कि स्प्रिंकलर पाइपलाइन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपको अनुदान के पे दिया जाता है किसान को। पाइपलाइन अगर हम किसान को देते हैं तो उसको कृषि विभाग के द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है एक पाइपलाइन सेट पर? कोई किसान भाई बताना चाहेगा? 15 जी। 15,000 जी। आ जाइए, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो जैसा मैंने बोला था, हाथ खड़ा करना था, खुद नहीं होना था। तो जिन्होंने पहले हाथ खड़ा किया उनको मौका मिला ये जवाब देने का। तो हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे आते हैं और यहाँ पे आप लोगों के ही बीच से जहाँ पे हम लोग जो है वो कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ की डीन मैम है डॉक्टर अनीता बब्बर मैम, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जबलपुर से। मैम, एग्रीकल्चर कॉलेज और यहाँ के कुछ इनिशिएटिव के बारे में बताएं कि हमारे कृषि क्षेत्र में जो भविष्य है उनको किस तरीके से यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जिससे कि वो हमारे किसानों की सेवा कर सके और उनको नई तकनीक उन तक पहुँचाया जा सके। प्लीज़ मैम स्टेज पे आइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने ये किसान चौपाल जो प्रोग्राम किया है, जिसमें कि ये मूंग एवं उद्यानिकी फसलों प्रबंध एवं आधुनिक कृषि तकनीक पर विस्तृत जानकारी मेरे लिए आया है कि अपन जैसा कि जानते हैं कि 1964 में अपना कॉलेज खुला था और जिसमें कि कृषि कार्य के लिए अनुसंधान, टीचिंग और एक्सटेंशन, ये तीनों ही विधाएं चलती हैं। और आजकल आपको पता है कि MBA करने के साथ साथ ये अपन लोग बिजनेस मैनेजमेंट से भी जुड़े हुए हैं। मैं जैसे कि जानकारी देना चाहती हूँ कि अपने यहाँ ये जो अनुसंधान चल रहे हैं, तो ये अनुसंधान जो है हमारे यहाँ के 13 डिपार्टमेंट्स हैं और 13 डिपार्टमेंट डिफरेंट हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी। तो मतलब ऐसे ये 13 डिपार्टमेंट्स जो हैं जो मिलकर हम उच्च तकनीक को इवॉल्व करते हैं, डिफरेंट रिसर्च करते हैं, है ना। साथ में हम लोग स्टूडेंट का भी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं जिसमें विभिन्न योजनाएं हैं। और हमारे पास जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि IRI न्यू दिल्ली से आते हैं, ICR से आते हैं, DBT प्रोजेक्ट्स होते हैं, दूसरे RKVY प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलते हैं, इसमें हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। जैसा कि किसानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो ब्रीडर सीड की होती है, मतलब सीड की ज़रूरत होती है, क्वालिटी सीड। देखिए, मैं किसानों और अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो भी हमारा डेवलपमेंट है और किसानों का प्रोडक्शन है, वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है सीड की अवेलेबिलिटी पे। और किसानों की हमेशा शिकायत रहती है कि हमारे पास सीड नहीं है ना। तो सीड को कैसे बनाना और कैसे खरीद के लेके जाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो मैं जो किसानों की सबसे मूलभूत ज़रूरत है, दैट इज़ द ब्रीडर सीड, है ना। तो ये वाली बात है कि जो हम लोग रिसर्च करते हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी वीट में भी नई नई वैरायटी विकसित हो चुकी हैं। चने में जैसे आपको पता है कि अभी JG 18 वैरायटी चल रही है, JG 52, JG 24 मैकेनिकल, जो आप लोग की डिमांड होती है उसमें। जैसे मूंग में है हमारे पास शिखा है, विराट है
और PDM 131 वैरायटी है। तो ये सब वैरायटी और इसके ब्रीडर सीड उपलब्ध है। तो जो हमारा रिसर्च होता है, तो रिसर्च में हम सिर्फ ये नहीं कहते कि हाई यील्डिंग वैरायटी हो, अधिक उपज वाली वैरायटी हो, साथ में उसमें क्वालिटी कैरेक्टर्स भी हम डाल रहे हैं, और साथ में रेजिस्टेंट मतलब डिजीज के प्रति वो प्रतिरोधक क्षमता रखती हो, ऐसी वैरायटीज हम लोग उपलब्ध रहती हैं। हमारी उड़द में भी TJU 339, TJU 130 वैरायटी अभी निकली है, धान में निकली है, अभी नई नई वैरायटी अरहर में भी निकली है। पर मैं किसान भाइयों रिसर्च को बताना चाहती हूँ कि जैसे ही जब वैरायटी रिलीज होती है एंड देन उसके बाद नोटिफाइड होती है, तो ऐसा नहीं है कि उसी टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा सीड हो कि हम लोग देने लग जाएं। देखिए, उसको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना होता है। और सीड और ग्रेन में क्या अंतर होता है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, ग्रेन फॉर कंजम्पशन खाने के लिए होता है, सीड फॉर सोइंग। तो सीड यदि है तो उसको बहुत जल्दी आप सीड टू सीड बेचें, मतलब बीज के लिए बीज को बेचें, ना कि उसको बस जैसे उसका प्रोडक्शन हुआ है उसको खाने के लिए यूज 2-3 साल उस नई वैरायटीज को नहीं करना चाहिए। ओनली उसका मल्टीप्लिकेशन करके एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और बीज उत्पादन, जैसे कि हम लोग जो वैरायटीज देते हैं, ब्रीडर सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम करते हैं, उसमें क्या है कि फिजिकल प्योरिटी रहती है और एक जेनेटिक प्योरिटी रहती है ना। तो जेनेटिक प्योरिटी मतलब उसके जो ट्रेड्स रहते हैं, जो उसके करेक्टर रहते हैं, जो उसके अंदर हेरिटेबल ट्रेड्स रहते हैं, वो इंटैक्ट रहे। और फिजिकल प्योरिटी रहती है जैसे कि उसमें कुछ मिक्सचर ना हो, जैसे यदि मान लीजिए उसकी कोई हाइट सेम है या डेज टू मतलब कि वो डेज टू मैच्योरिटी एक जैसी है, तो ये कैरेक्टर में दूसरे सीड को मिलना नहीं चाहिए। उसमें दूसरी एक ही क्रॉप की दूसरी वैरायटी का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ये फिजिकल प्योरिटी रहती है। तो जैसा कि एक तो ये कि जब किसान भाई सीड मांगने हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास कुछ गवर्नमेंट के इंडेंट्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट को जितना सीड चाहिए वो तो हमारे को प्रोड्यूस करना ही पड़ता है। उसके बाद जो सीड की अवेलेबिलिटी होती है वो हम अपने किसान भाइयों को रखते हैं। पर किसान भाई क्या करते हैं, अब जैसे आपको जून में बुआई करनी है, ठीक है, जून में बुआई करें, तो आप लोग जून में आते हैं। अरे जून में क्या, हमारा तो सीड मई में बिकेगा ना। तो मैं जितने भी यहाँ सभागार में लोग बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, किसान भी बैठे हुए हैं, उनसे मैं ये करती हूँ कि आप 1 महीने से के पहले सोइंग से किसी भी चीज़ की, जैसे मान लीजिए आपकी रबी की सोइंग नवंबर में होगी, तो आप अक्टूबर से पीछे लगेंगे, नहीं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे ही काम होता है। यहाँ कोई वो नहीं लगता है कि ये पहचान वाला है, ये गलत र्यूमर्स फैलाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आएगा वो ले जाएगा, है ना। तो पर ये रहना चाहिए कि जब खत्म हो जाएगा तो हम कहाँ से लेके आएंगे, हम नया तो बना नहीं सकते सीड। तो और जितना अवेलेबल है, तो आप लोग जो भी सोइंग टाइम हो, जैसे कि आपकी जियात का, समर का यदि आपको मार्च में चाहिए, तो आपको फरवरी 1st वीक से यहाँ पीछे पड़ना चाहिए। और आपको जैसे कि हमारी वेबसाइट है सीड की, seeds seeds.JNKVV@gmail.com, उसमें इंडेंट भेजना चाहिए। जिसका इंडेंट आएगा हम लोग उसको वो वैरायटी यदि उपलब्ध होगी उसका सीड, तो उसको जरूर मिलेगा। पर 1 महीने पहले से, ये सब लोग याद रखिए। अच्छा ठीक है, यदि आपको सीड ब्रीडर सीड मिला आपको, तो ब्रीडर सीड आप लेके जाइए और उसको बहुत अच्छी तरह से बोइए। साथ में एक होता है, जब भी आप बुआई करें तो एक आइसोलेशन डिस्टेंस रखना चाहिए। आइसोलेशन डिस्टेंस ऐसा है कि यदि आप मूंग की वैरायटी एक लेके जाते हैं और एक आपके पास उपलब्ध है, तो उससे 5 मीटर की दूरी या 10 मीटर की दूरी पर ये बोएं। हम ये नहीं कहते कि बीच में आप खाली रखें, आप खाली नहीं रखिए, पर दोनों मूंग की वैरायटी के बीच में आप जो भी आपको आप बुआई करते हैं वो आप बुआई करिए। इससे क्या होता है कि उसकी जेनेटिक प्योरिटी डिस्टर्ब नहीं होती, ना ही फिजिकल प्योरिटी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि इसमें एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है जो कि सेल्फ पॉइंटेड क्रॉप में भी 0.2% होता है। तो उसकी दूरी करने के लिए तो आपको मतलब एक दूरी पे बोना है। ये ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, हर किसान कर सकता है।
है ना, ठीक है। तो जो वैरायटी आप नई लेके जाते हैं और जो आपके पास उपलब्ध है उनको दूरी पे बोना पड़ेगा। उसके बाद अब सबसे अच्छी देखना पड़ता है कि उसमें मिक्सचर ना हो। आप ये नहीं करिए कि जो आया है वो बिल्कुल ही सही है या आपको भी एफर्ट्स लगानी है। तो आप उसमें से देखेंगे कि यदि उसमें कोई भी प्लांट जो है वो दूसरी वैरायटी का ना हो, मतलब आपकी फसल तो वही है पर उसके दूसरे वैरायटी का ना हो, तो सबसे पहले देखने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जब फूल निकलते हैं। जब फूल निकलते हैं तो या तो कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम से निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, या एकदम बाद में। नहीं तो आप देखेंगे कि अधिकतर जो आप सीड लेके गए उसमें जो फूल हैं एक साथ दिखेंगे। तो जो पहले निकल गए वो अच्छे नहीं है, ये मैं नहीं कहती अच्छे नहीं है, वो दूसरी वैरायटी का मिक्सचर है। तो यदि वो मिक्सचर आपने फिर से रहने दिया तो धीरे धीरे वो मिक्सचर बढ़ता जाएगा। तो आप उसी टाइम उसको निकाल दीजिए, जड़ से निकाल के फेंक दीजिए, ठीक है। इससे मिक्सचर बिल्कुल नहीं बनेगा। और ये दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर द रोगिंग। इसमें कहते हैं कि एक ही क्रॉप की विभिन्न प्रजातियों के सीडों को अलग करना, जो बोई है उससे अलग प्रजाति के प्लांट्स को अलग करना, दैट मीन्स दैट इज द रोगिंग, ठीक है। वो रोगिंग कर लिया। रोगिंग का दूसरा समय होता है जब पकने की व्यवस्था में सब एक साथ पकेगा। जो यदि जल्दी या बाद में पक जाए वो भी गलत सीड है, उसको हटा देना चाहिए। इसके बाद आपको कोई भी रोग ग्रसित पौधा मिले, रोग ग्रसित पौधे को आपको जड़ से उखाड़ के, और उसी टाइम ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम से जड़ सहित ऐसे फेंकने चले गए, उसको बोरी में भर लीजिए। क्योंकि यदि उसके जड़ में जो कीटाणु होते हैं, यदि एक स्थान पे डिजीज हो तो यदि आप ऐसे फैलाते फैलाते लेके जाएंगे तो दूसरे स्थान पे भी वो गिर जाएंगे। इसलिए उसको सावधानी पूर्वक डिजीज प्लांट्स को हमेशा सीड में से अलग करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी क्वालिटी को डिटोरेट मतलब खराब करेगी। तो आपको ये सब चीजों का ध्यान करना है और ये सब निकाल के उसको अच्छी तरह से एक ये कि कोई भी क्रॉप को जो है जब उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर रहती है, 10 to 12% मॉइस्चर रहती है, तब कटाई करना चाहिए। क्योंकि एकदम ज्यादा हार्वेस्टिंग टाइम पे आप कटाई करेंगे तो सीड झड़ेगा। तो सीड झड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए थोड़ा सा पहले कटाई करें और फिर छोटी छोटी ढेरी आप उसमें खेत में बना के उसको रख दीजिए, और रख के आप सुखा के देन फिर आप इसकी बहुत अच्छी तरह से पैकिंग करिए। पैकिंग का स्टोर जो है वो भी साफ करके रखिए। ये सब मैं इसलिए बात बता रही हूँ कि ब्रीडर सीड प्रोडक्शन में मैं डायरेक्टर फार्म भी हूँ। तो मेरे को सबसे अच्छी चीज ये बताने को लगती है कि सीड को कैसे, आप लोगों को कई बार बहुत सारा सीड ये सरकार के माध्यम से आपको मिलता है, तो प्लीज पहले सीड को आप जो सीड बहुत कीमती होता है, हम लोग 10 से 12 साल मेहनत करके वो सीड की वैरायटी निकालते हैं। और ऐसा भी एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एकदम से एक दिन नोटिफाइड हुई, दूसरे दिन आप लोग खड़े हो जाते हो कि सीड दो, तो उतना सीड हमको शुरू में नहीं रहता है। हमारे 2 साल हमको मल्टीप्लिकेशन में भी लगते हैं, तब धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन होता है। इसलिए जब आपके हाथ में सीड आता है, उस सीड को भी आप 5 साल तक मल्टीप्लाई करके चलते जाइए। फिर आप बेचना तो चालू करिए, क्योंकि आपको तो पैसा कमाना है, बट उसके साथ साथ ये भी करिए। अब मैं दूसरी तरफ में आती हूँ कि आप लोगों को, किसान भाइयों को, सिर्फ अनाज की चीजें नहीं बोना है, आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी बोना है। आप लोग लेट हो रहे हैं क्या? हाँ, चलिए आपको तो साथ में आपको सब्जियों का भी प्रोडक्शन करना है। सब्जियों के प्रोडक्शन में आता है कि आपको ये तो 4 या 5 महीने बाद इसका पैसा मिलता है। एक बार आप बोते हैं, दूसरी बार आप नहीं बोते, काटते हैं, तो आपको 6 महीने 5 महीने के बाद होता है। आपको लगातार भी तो पैसा चाहिए, तो आप सब्जियां बोना चालू करिए और एक ग्रुप बना लीजिए। एक ग्रुप से वहां से गांव से चीज आएगी और साथ में आपकी यहाँ पे मंडी में बिकेगी। तो आपको साथ साथ सब्जियां बोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को आज ही एक फ़ोन आया कि मैडम हमने मूंग लगाई थी और उसमें इल्ली लगनी चालू हो गई, तो पहले तो इल्ली बहुत छोटी थी, अब बहुत बड़ी हो गई, तो हम ये इंसेक्टिसाइड डालें या नहीं डालें। देखिए, मैं किसान भाइयों को हमेशा ये वाली बात बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ समय पे करनी सही होती है। इल्ली जब छोटी अवस्था में होती है तभी मर सकती है, यदि वो बड़ी अवस्था में हो गई तो वो मर नहीं सकती है। जैसा कि आप लोग किसान भाई हैं, आप लोग रोज फील्ड जाते हैं, आप देखते होंगे जब इल्ली छोटी होती है तो वो बिल्कुल ऐसे लंबी लंबी छोटी छोटी सी चलती है, पर जैसे ही वो बड़ी हो जाती है, यदि आप उसको हाथ भी लगाते हैं या कोई भी ऑब्स्टिकल आता है सामने, तो वो अपने मुंह को अंदर लाके गोल गोल घुमा देती है। तो वो क्या करती है, जैसे आपके इंसेक्टिसाइड स्प्रे होता है, जैसे आप स्प्रे करते हो वो अपना मुंह अंदर कर देती है, क्योंकि उसको एक स्मेल आती है डिफरेंट टाइप की। तो आपका इंसेक्टिसाइड तो उसके मुंह में जाता ही नहीं जब वो बड़ी हो जाती है। आप समझ रहे हैं ना, ये आपका इंसेक्टिसाइड जो है जिसको स्प्रे करते हैं वो मुंह में जाता ही नहीं है, तो उसका फायदा क्या होगा। तो मेरा ये कहना है कि जब इल्ली छोटी हो या जब आपका बिल्कुल शुरुआत हो या शुरुआत होना हो, तब आप एक इतना महंगा इंसेक्टिसाइड डालिए, नहीं तो उसके बाद में आपको दुकानदार सब बुद्धू बनाते हैं, सब बुद्धू बनाते हैं। आपको समय पे काम करना चाहिए, एक बीजोपचार जरूर करना चाहिए। किसी भी वैरायटी को, किसी भी क्रॉप को लाने के लिए आपको बीजोपचार जरूर करना चाहिए। बीजोपचार के लिए हमारे पास जैव उर्वरक ये इतनी बढ़िया अच्छी वो है, वहाँ पे आपको तरल में भी और पाउडर के रूप में भी ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, राइजोबियम, दलहनी फसलों के लिए ये इतना अच्छे पदार्थ जिसमें कोई मिलावट नहीं है, और यदि आप ज़्यादा खरीदते हैं तो आपको सब्सिडी भी है। तो यहाँ की जैव उर्वरक में जाइए, आप जाके देखिए कि कितने अच्छे और कितने सस्ते और साथ में आपको कितनी सब्सिडी मिलती है। इन सब से आप इसका लाभ उठाइए। तो हमारा जैव उर्वरक शाखा भी बहुत अच्छी है, साथ में एयरटेक भी है, जहाँ पे कि आप दूसरी तकनीक, हमारा फूड साइंस में अभी ट्रेनिंग हो रही है, अभी महिला उद्यमियों को हो रही है। वहाँ पे बिस्किट कैसे, ये कोदो एंड कुटकी के कैसे बिस्किट्स बनाए जाते हैं, कैसे उसमें डाले जाते हैं, कितना उसके में न्यूट्रिशियस होता है। आप लोग खुद जानते हैं कि श्री अन्न जो कि प्रधानमंत्री ने ये योजना बनाई है और इनका बढ़ावा दिया है, उनको भी यदि आप छोटे छोटे लघु उद्योग इन सब चीज़ों के खोले तो बहुत अच्छा है। जैसे कि केचुए की खाद बनाना आपको आना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा प्रदर्शित होती है। साथ में ये भी मैं और कहना चाहती हूँ कि इरिगेशन फैसिलिटी मोस्टली सबको आ गई है, और ये भी देखा गया है कि जैसे कि आप लोग मूंग उड़द जब लगाते हैं तो ज़्यादातर आपकी जो खरीफ में लगाते हैं वो, क्योंकि बारिश कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है और कभी समय पे नहीं होती है, तो आपका जो ये क्रॉप है आपकी उपज अच्छी नहीं आती है। पर जैसा कि अनुसंधानों द्वारा देखा गया है और नई नई वैरायटी जो हम लोगों ने निकाली है, विकसित की गई है, वो ग्रीष्म ऋतु की मूंग और उड़द बहुत ही अच्छी हो रही है और 55 दिन में आपको मिल जा रही है। 55 दिन में आप थोड़ा सा पानी 2-3 लगाइए और उसकी उपज लीजिए, तो आपको एक अच्छी क्रॉप बीच में मिल जाएगी। उसके मतलब आप 3 क्रॉप्स आराम से ले सकते हैं। तो आपको ऐसा लगाना चाहिए जिससे कि आप 3 क्रॉप्स ले सकें। साथ में मैं ये एक चीज़ और बता रही हूँ कि हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान चल रहे हैं उसमें जो है कि आपने पैडी लगाया, मतलब धान लगाया, और धान के बाद कई किसान जो है पानी उपलब्ध नहीं है या ये नहीं है और उसके बाद कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगाते हैं, पर और कहते हैं कि नहीं वो तो लेट हो गया। देखिए आपकी नवंबर में या नवंबर लास्ट तक या दिसंबर तक आपकी वो कटती है, धान कटती है। धान को उठाते उठाते आपको दिसंबर फर्स्ट वीक हो जाता है। पर आजकल मसूर की और उसका नाम क्या कहते हैं, चने की, मसूर की L4727,
L4717 और अभी अभी इजाद हुई है JL6-3 वैरायटी जो है वो धान के बाद शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज है। उसको आप धान के बाद आराम से, यदि आपके पास 2 पानी की उपलब्धता है तो आप बिल्कुल आराम से उसको ले सकते हैं, आपको अच्छी उपज मिलेगी मतलब। और दूसरा चने में पहले कहा जाता था कि अपन लोग दिसंबर में लगा ही नहीं सकते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 15 दिसंबर तक भी, इवन हमारे किसान तो काफी लेट भी, क्योंकि आप जानते हैं ये सब जो क्रॉप है रबी की क्रॉप है वो कोल्ड सीजन है, मतलब ठंड की क्रॉप है। तो आजकल आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपकी टेम्परेचर लो भी हो गया है वो धीरे धीरे नवंबर से खिसक के दिसंबर में आता है। तो आप यदि दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक, मतलब 15 दिसंबर और उसके बाद तक भी आप यदि चना और मसूर लगाते हैं, चने की वैरायटी मैंने जैसे कि बताया JG18, JG36, JG52 है ना, ये सब वैरायटीज बहुत ही अच्छी है और जिसका कि सीड उपलब्ध है हर जगह। JG36 है, 36 वैरायटी हाई प्रोटीन भी है। और आपको JG18 जो न्यूट्री रिच वैरायटी बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज है वो JG18 और JG52 है। और साथ में ये अलग अलग सीड साइज में भी आपको चाहिए है, मतलब आपको किसी को बड़ा दाना चाहिए, किसी को छोटा दाना चाहिए, तो JG52 छोटे दाने की है, JG36 छोटे दाने की है, JG24 और JG18 बड़े दाने की है। तो जिसका उपयोग जिस चीज में, ये नहीं है कि आपने बड़ा दाना लगाया तो आपको जरूरी है कि आपको मिलिंग करानी है, आपको बेसन ही बनाना, नहीं, छोटे दाने की आप मिलिंग कराइए। बड़े दाने हमारे लिए, आपको एक चीज और बता रही हूँ कि यदि फुटाना इंडस्ट्री में कोई है, जब अपन फुटाने के लिए यूज करते हैं तो JG18 चने की वैरायटी जो है वो फुटाने के लिए बहुत ही उपलब्ध है और ये साथ में इसमें आयरन और मैग्नीज भी बहुत ज्यादा है, तो आप इसको ले सकते हैं। साथ में जो JG52 है वो छोटे छोटे दाने की है, क्योंकि कई किसान कहते हैं कि नहीं हमको तो JG315 जैसी चाहिए, तो छोटे दाने की है। इस छोटे दाने को आप जो आजकल ग्रेन का मिक्स आता है, डिफरेंट इसका फसल का जो मिला के जो ग्रेन आटा बनता है उसके लिए आप बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आप ये सब उपलब्धियों को देखें। हॉर्टिकल्चर में भी हमारा JNKV भी बहुत ही अच्छे काम कर रहा है, सेम की भी एक वैरायटी निकाली है, साथ में टमाटर, भटा और ये डिफरेंट चीज़ों में, गुआवा में, मतलब बिही के यदि आप फल वृक्ष चाहते हैं तो आम के वृक्ष, गुआवा में भी इन्होंने नई नई हिमालय फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो आप वहाँ से सीड भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि आप ये सब चीज़ें JNKV के जानिए, करिए और उसको यदि होता हो तो सब साइंटिस्ट से मिलिए, यहाँ आपको साइंटिस्ट से मिलना हो ही जाता है, तो इस तरह से आप आएंगे, काम करेंगे तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो हम जो है वो अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे आते हैं सर्टिफिकेट के लिए। तो मैम मैं चाहूँगी कि यहाँ पे ज्वाइन करिएगा और इनके साथ मैं चाहूँगी इंदिरा त्रिपाठी मैम, आप, रवि अमरवंशी सर, आप, गौरव मिश्रा जी, आप स्टेज पे आ जाइए, डॉक्टर AK सिंह सर, तो आप लोग स्टेज पे आ जाइए। हम एक एक करके जो है किसानों का नाम लेंगे और आपको स्टेज पे एक एक करके आना है, अपना सर्टिफिकेट लेना है, फोटो क्लिक करवाना है और साइड हो जाना है, फिर हम ग्रुप पिक्चर लेंगे। तो कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, तो हमारे एक्सपर्ट से भी निवेदन करूंगी एक एक करके आप आगे आके किसानों को जो है वो ये सर्टिफिकेट दे। तो सबसे पहले जो है वो श्रीमती अंशु पटेल जी है, ब्राह्मणी जैविक खेती ये करती हैं। तो इसके अलावा जो है श्री विश्वजीत लोधी जी, ये कृषि यंत्र जो है उनसे सब्जी का उत्पादन लेते हैं। श्री उमा शंकर पटेल जी भीटा से ग्रीष्मकालीन मूंग का की उन्नतशील उत्पादन और सब्जी उत्पादन करते हैं ये। श्री अखिलेश साहू जी गेहूं का उत्पादन प्रदर्शन और सब्जी उत्पादन जो सब्जी प्रदर्शन ये करते हैं। श्री राजेश पटेल जी बरगी से गेहूं का बेहतर उत्पादन और सब्जी उत्पादन करते हैं ये। श्री लक्ष्मण सिंह पटेल जी है पिपरिया से, मिश्रित खेती करते हैं ये। श्री प्रदीप सिंह राजपूत जी हैं पिपरिया से, खुद से, ये भी उन्नत खेती करते हैं। श्री सूर्यकांत गिरी जी हैं खुदवारी पनागर से, मूंग
की जो है वो ये उत्पादन करते हैं, मूंग कल्टीवेशन करते हैं। भागीरथ सेन जी है पिपरिया से, ये भी गेहूं उत्पादन लेते हैं। ये राजू पटेल जी हैं, ये भी प्रगतिशील किसान हैं। कंछेदी लाल पटेल जी हैं पड़वार से। श्री थानेदार कुशवाहा जी है मोहनिया से, सब्जी उत्पादन करते हैं ये। श्री कैलाश यादव जी हैं माडा पाटन से। श्री योगेश पटेल जी हैं भीटा से, गेहूं चना की उन्नत तकनीक द्वारा जो है वो उत्पादन और करते हैं और सब्जी भी उत्पादन करते हैं ये। श्री सतीश पटेल जी हैं, ये सब्जी उत्पादन एवं चना गेहूं की मिश्रित खेती करते हैं ये। श्री संजय पटेल जी हैं सालीवाड़ा बरगी से, ड्रिप इरिगेशन द्वारा सब्जी उत्पादन करते हैं। श्री रामेश्वर जी हैं रेंगा झोरी से, चना प्रदर्शन का बेहतर उत्पादन ये जो है वो करते हैं। श्रीमती नीलम लोधी जी हैं जबलपुर, गेहूं एवं सब्जी उत्पादन करती हैं ये। श्री प्रकाश जी सन ऑफ गिरधारी लाल पटेल जी सिवनी टोला से हैं और ये कोदो कुटकी में बेहतर उत्पादन जो है वो करते हैं। श्री अर्जुन जी हैं सन ऑफ मुरली लाल झारिया जी, ये मूंग को जो है हैप्पी सीडर से ये जो है वो लगा रहे हैं। श्री मुकेश आहिरवार जी हैं सहपुरा से, मूंग की उन्नतशील जो है वो ये खेती कर रहे हैं। श्री जिट्ठू लाल जी हैं शाहपुरा से, समन्वित कृषि में इनका जो है वो योगदान है, मिश्रित खेती करते हैं ये। अमन आहिरवार जी हैं शाहपुरा से, ये भी जो है मिश्रित खेती करते हैं। श्रीमती चंद्राबाई झारिया जी हैं, जैविक खेती जो है वो ये करती हैं। श्री जयराम केवट जी हैं सिहोरा से, प्राकृतिक खेती करते हैं ये। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का कार्यक्रम जो है वो हम लोग मध्य प्रदेश कृषि विभाग, आत्मा कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर, आइडिया फाउंडेशन, CNHI इंडस्ट्रियल के सहयोग से हमने ये कार्यक्रम किया, जिसका मकसद था मूंग व उद्यानिकी फसल प्रबंधन एवं आधुनिक कृषि तकनीक पर हमने चर्चा किया। आप चाहें तो न्यू हॉलैंड का टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं 1800 419 0124 और ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 9953218363। तो उम्मीद है कि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो। अगर अभी तक आपने ग्रीन टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले। साथ ही में ग्रीन टीवी के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।